पुस्तक 26 अध्याय 21 घात लगाकर हमला। सब कुछ सत्यापित हो गया है। सुनहरा ओडबेट मौखिक रूप से बोला। उसकी तीखी आवाज एक अजीब तरीके से गूंज रही थी, जिससे उसके चारों ओर पहले से ही अस्त व्यस्त स्थान में लहरें उठने लगीं। महाराज, सब कुछ सत्यापित हो चुका है। उस उड़ने वाले जहाज पर वास्तव में विश्व स्तरीय साधक सवार हैं और कुल मिलाकर 99 साधक हैं। एक रजत ओडबेट ने सम्मानपूर्वक प्रश्न का उत्तर दिया। ओडबेट्स बेहद गूंगे जीव थे, जिनमें से काले ओडबेट्स केवल खून खराबा और तबाही मचाने के लिए ही पुकार सकते थे। उनके लिए पूरा वाक्य बनाना भी मुश्किल था। हालांकि एक बार जब वे सिल्वर ओडबेट्स में विकसित हो गए तो उनकी उम्र बहुत लंबी हो गई और उनकी बुद्धि का स्तर भी नाटकीय रूप से बढ़ गया। सिल्वर ओडबेट्स कम से कम बुद्धि में सामान्य मनुष्यों के बराबर थे। 99 विश्व स्तरीय साधक। सुनहरे ओडबेट ने दूर खड़े जहाज की ओर ठंडी निगाहों से देखा। क्या वाकई वे इतनी बड़ी संख्या में साधकों को इकट्ठा कर पाए? इसका मतलब शायद ये है कि उनके बीच कोई संसार दावलॉर्ड नहीं है। संसार दावलॉर्ड इतनी देर इंतजार नहीं करेंगे, वे खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसा ही है। एहे। ओडबेट्स की एक अजीब सी लत थी। उन्हें साधकों का मांस खाने में बहुत मजा आता था। वे ज्यादातर विश्व देवताओं के अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीरों को भी खा सकते थे, जब तक वे दिव्य शरीर दाव अस्त्र के स्तर तक नहीं पहुंच जाते। सुनहरे ओडबेट्स उन्हें कैंडी की तरह चबा सकते थे। सुनहरे ओडबेट्स के लिए साधक अस्तित्व का सबसे बेहतरीन व्यंजन थे। ये स्थिति इस तथ्य से और भी बदतर हो गई कि ओडबेट्स का आमतौर पर यात्रियों द्वारा बड़ी संख्या में नरसंहार किया जाता था। यहाँ तक कि उनके राजा स्वर्णिम ओडबेट्स भी अक्सर लापरवाही बरतने पर संसार दावलॉर्ड्स द्वारा मारे जाते थे। इस प्रकार ओडबेट्स जाति में आमतौर पर साधकों के प्रति जबरदस्त नफरत थी। वाह, अंधेरे का सागर कितना विशाल है, फिर भी मैं साधकों के एक जहाज से टकरा ही गया। मार डालो इन्हें, मेरे बच्चों। सुनहरे ओडबेट ने एक तीखी चीख मारी और आदेश दिया, उस जहाज पर सवार सभी साधकों का सफाया कर दो। सबको मार डालो। हाँ। 9 रजत ओडबेट्स ने एक साथ सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। हाँ। कई काले ओडबेट्स एक कर्कश स्वर में चिल्लाए। स्विश 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 स्विश। ओडबेट्स का घना समूह तेजी से अंतरिक्ष तरंगों को पार करते हुए दूर उड़ते हुए जहाज की ओर उड़ गया। ओडबेट्स का जन्म अंधेरे सागर के भीतर से हुआ था और इसलिए उनमें सागर के भीतर के प्रचंड अंतरिक्षीय तूफानों में खुद को छुपाने की जन्मजात क्षमता थी। यही कारण था कि वे बिना पकड़े गए जहाज के पास तक उड़ पाए। अंधेरे का सागर अविश्वसनीय रूप से विशाल था, लेकिन उसमें बहुत कम सुनहरे ओडबेट्स थे। हालांकि निंग का समूह जिस जहाज में था वह अविश्वसनीय रूप से तेज था, फिर भी उसे सागर पार करने में 6 शताब्दियों से भी ज्यादा समय लगेगा। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना विशाल होगा। यही कारण था कि किसी समूह का इतना बदकिस्मत होना बेहद दुर्लभ था कि उसे सुनहरे ओडबेट्स का सामना करना पड़े। दरअसल दर्जनों दस्ते अक्सर सागर से गुजरते थे, लेकिन किसी भी दस्ते का सामना नहीं होता था। गुरुजी, अंधकार सागर में प्रवेश करने से पहले ही आपने मुझे इस जगह की खतरनाक कहानियों से डराकर अधमरा कर दिया था। अच्छा, देखिए हम सब कितने निश्चिंत हैं। सू यूजी जहाज के एक कोने में जी निंग के बगल में बैठी थी। दोनों बातें कर रही थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे साथ 90 से ज्यादा दूसरे साधक लड़ रहे हैं और उन ओडबेट्स से निपटने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अगर हम दोनों को अकेले ही उनसे निपटना पड़े तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? निंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। सू यूजी ने पलकें झपकाईं। क्या होगा? हालांकि जी निंग ताकतवर था, फिर भी वह अकेला ही था। वह किसी भी समय ओडबेट्स के एक हिस्से से ही निपट पाएगा। सू यूजी को उनसे लड़ने के लिए अपने गोलेम और बगबीस्ट्स पर निर्भर रहना होगा, लेकिन फिर भी वह गंभीर खतरे में रहेगी। लेकिन अब जबकि उनके पास 99 साधक और एक सहायक संरचना थी, तो चीजें पूरी तरह से अलग थीं। अगर मुझे किसी को दोष देना ही है तो मैं तुम्हें दोष दूंगा कि तुम्हारे पास पर्याप्त विस्तृत जानकारी नहीं थी। सू यूजी बुदबुदाए। विस्मयकारी, अकल्पनीय रूप से प्रसिद्ध डावलॉर्ड निहिलेट अपने डाउमज में असफल रहा और अब एक शिष्य की तलाश में है। ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हारी खुफिया रिपोर्टों में इतनी जबरदस्त खबर का जिक्र तक नहीं था? निंग अपने आप को रोक नहीं सका और अनायास ही उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। अंधकार सागर एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक जगह थी। हालांकि यह कियान्यून क्षेत्र के पास स्थित था। सामान्य समय में साधकों के लिए सागर से होकर गुजरना अत्यंत दुर्लभ था और वे ऐसा तभी करते थे जब उनके पास इसके लिए कोई विशेष कारण होता था। 99 विश्व स्तरीय साधकों को इकट्ठा होने में बहुत लंबा समय लगता था। इसके विपरीत इस बार वे बहुत कम समय में इस संख्या तक पहुंचने में सफल रहे। ऐसा अंधकार सागर के उस पार जेडिसिया क्षेत्र में घटी एक घटना के कारण हुआ था। डावलॉर्ड निहिलेट नाम का एक संसार डावलॉर्ड अपने डाउमज में असफल हो गया था और फिर उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह एक शिष्य बनना चाहता है। डावलॉर्ड निहिलेट एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, खासकर आसपास के क्षेत्रों में। हालांकि वे एक एकाकी व्यक्ति थे, उनका न तो कोई संप्रदाय था और न ही कोई शिष्य। अब जब वह अपने दाउमज में असफल हो गया था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसीलिए उसने एक शिष्य को स्वीकार करने का फैसला किया था। दाउमज में असफल हुए सभी दावलॉर्ड कम से कम वर्ग श्रेणी के दावलॉर्ड थे, जो दावलॉर्ड सोलेस्की जितने ही शक्तिशाली थे। अगर इतना शक्तिशाली दावलॉर्ड किसी शिष्य को अपनाना चाहता तो लगभग हर विश्व स्तरीय साधक उस शिष्य बनने के लिए लगभग कुछ भी त्यागने को तैयार होता।
हालांकि यह गुरु निस्संदेह भविष्य में मर जाएगा। यह एक सच्चाई थी कि नॉर्थवेस्ट जैसा विश्व देवता भी अपनी सच्ची आत्मा के लुप्त होने से पहले एक पूर्ण अराजकता चक्र तक जीवित रहने में सक्षम था। जब तक डाउलॉर्ड निहिलेट पागल नहीं हो जाता और बार बार उन्मत्त युद्धों में शामिल नहीं होता, वह बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता था। जब तक उसकी मृत्यु होती, तब तक उसके मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप उसका शिष्य भी संसार डाउलॉर्ड बन चुका होता। इससे भी ज्यादा जरूरी बात, अगर आपका कोई ऐसा स्वामी हो जो अभी अभी अपने दांवमज में नाकाम हुआ हो, तो कौन आपसे दुश्मनी मोल लेगा। ये कहा जा सकता है कि अपने स्वामी की मृत्यु से पहले आप जो चाहें कर सकते थे और पूरी तरह से बेपरवाह थे। निम्न के जहाज पर सवार 80% से ज्यादा लोग जेडसी क्षेत्र की ओर जा रहे थे ताकि डाउलॉर्ड निहिलेट को अपना स्वामी मानकर उससे मुकाबला कर सकें। बैडलैंड्स क्षेत्र से इस जगह की यात्रा करते हुए मैंने प्राचीन काल में घटित घटनाओं के बारे में कई किंवदंतियां और कहानियां सुनी। मैंने कई ऐसी कहानियां सुनी जिनमें सचमुच शक्तिशाली दावलॉर्ड्स अपने दावमज में असफल रहे, उनके दाव गायब हो गए और उनके जीवन का अंत हो गया। निंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैंने सचमुच बहुत कम डाउलॉर्ड्स के बारे में सुना है जो अपने दावमज में सफल हुए। निंग डाउलॉर्ड सोलेस्की के बारे में चिंतित था। हालांकि उन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग के साथ सचमुच एक भाई जैसा व्यवहार किया था। विंसोस खंडहरों में डाउलॉर्ड सोलेस्की को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन उसने अपने जख्मों का इलाज करने से पहले ही निंग को ढूंढने की पूरी कोशिश की। निंग को ढूंढने के बाद ही वह शांत हुआ और खुद को ठीक करने लगा। निंग ने ये देखकर उसे बहुत प्रभावित किया। ध्यान रहे, ये अचानक एक चौंका देने वाली ऊंची आवाज में ओडबेट की चीख गूंजी। जो साधक आपस में शांति से बातें कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने अपने खजानों और हथियारों पर कब्जा कर लिया और फिर हमला बोल दिया। वार! निंग के हाथों में तलवार की रोशनी चमक उठी जब उसने एक काले ओडबेट को मार डाला। उस जीव का सिर उड़ गया, फिर उसका बाकी शरीर गायब हो गया। क्या? निंग का चेहरा अचानक नाटकीय रूप से उतर गया। जहाज के आसपास काले ओडबेट्स का एक सघन घना समूह दिखाई दिया। इस बार ओडबेट्स की संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी, पिछले रिकॉर्ड से कम 10 गुना ज्यादा। ये चीजें हजारों की संख्या में होनी चाहिए थीं। वे सभी जहाज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जिससे जहाज की गति धीमी हो गई और अंततः पूरी तरह रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। रूपांतरित हो जाओ। निंग का शरीर धुंधला हो गया और उसके 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हो गईं। अब उसकी भुजाओं में 6 बैंगनी रत्न थे। सभी सावधान रहें, उनमें से 9 चांदी के ओडबेट्स हैं। स्थिति तुरंत अत्यंत विकट हो गई क्योंकि सभी साधक घबरा गए। ये समझना होगा कि प्रत्येक रजत ओडबेट शक्ति में एक पालौकिक विश्व देवता के समान था। हालांकि सभी साधक अपनी संरचना की शक्ति से समर्थित थे, फिर भी यदि वे रजत ओडबेट से अच्छी टक्कर लेना चाहते थे तो उनके पास मूल रूप से एक सर्वोच्च विश्व देवता की शक्ति होनी आवश्यक थी। फुश! निंग की तलवार की रोशनी एक खूबसूरत चाप में घूम गई, जिससे उसके आसपास के 8 काले ओडबेट्स नष्ट हो गए। यूजी, इस बगनेस्ट को बांध दो। निंग ने तुरंत एक हरे रंग का ग्लोब सुयूजी की ओर उछाला। जैसे ही वह उसे बांधेगी, उसमें रखे 51 बगबीस्ट उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। स्थिति कितनी भयावह लग रही थी और कितने सारे ओडबेट्स हमला कर रहे थे, ये देखते हुए निंग चिंतित था कि वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ठीक है, सुयूजी ने सिर हिलाया। वह ऐसे समय में मना नहीं करती या विनम्र नहीं होती, और उसने तुरंत खजाना बांध दिया। मारना, मारना, इन अजीबोगरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इतने सारे क्यों हैं? उस चांदी के ओडबेट को ब्लॉक करो। उड़ते हुए जहाज के ऊपर एक जबरदस्त युद्ध चल रहा था। जादुई खजाने हर जगह उड़ रहे थे और विश्व देवता इधर उधर दौड़ रहे थे। मुझे इस चांदी के ओडबेट से निपटने दो, मैं इसे संभाल लूंगा। जहाज पर मौजूद साधकों ने इस यात्रा के दौरान कभी भी किसी खतरनाक स्थिति का सामना नहीं किया था, इसलिए उनमें से कई अपनी असली शक्ति छिपा रहे थे। हालांकि अब उन्हें सब कुछ उजागर करना था। दरअसल वहां 10 से ज्यादा साधक थे जिनके पास सर्वोच्च विश्व देवताओं की शक्ति थी। ये बात समझ में आती थी। अगर आप डाउलॉर्ड निहिलेट के शिष्य बनना चाहते थे तो आपके पास उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए थी। मारना! निंग एक भूतिया धुंध में बदल गया था। उसकी तलवारें पहले से भी ज्यादा क्षणभंगुर और अप्रत्याशित हो गई थीं। वे बिजली की तेजी से वार करती, जिससे ओडबेट्स जहां भी जाते वहीं ढेर हो जाते। ओडबेट्स निंग की भयानक तलवारबाजी से बचाव करने में पूरी तरह असमर्थ थे। पिछले 300 से ज्यादा सालों में निंग ने अक्सर दैवीय शक्ति के अवतारों को मिरजनो पेंटिंग्स की संपदा दुनिया में संरक्षकों को चुनौती देने के लिए भेजा था। उसकी तलवारबाजी अब बैडलैंड्स क्षेत्र की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। मेरे पास आने वाले किसी भी ओडबेट्स को खत्म कर दो। सुयूजी ने अपने बगबीस्ट्स को बुलाया और उनमें से कुल 30 को बुलाया ताकि वे उसे घेर लें और उन सभी ओडबेट्स को मार डालें जो उसके पास आने की हिम्मत करते हैं। आखिरकार काले ओडबेट्स सभी काफी कमजोर थे। इन बगबीस्ट्स में मास्टर क्लास विश्व देवताओं जैसी शक्ति थी, ओडबेट्स से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली। पूरे जहाज में कृषक भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। नतीजतन वे 9 चांदी के ओडबेट्स और हजारों काले ओडबेट्स के इस हमले के सामने बमुश्किल ही टिक पाए। पुस्तक 26, अध्याय 22, गोल्डन ओडबेट। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ज्यादा से ज्यादा काले ओडबेट्स मारे गए, जिससे काश्तकारों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि स्थिति अभी भी काफी गंभीर थी, लेकिन अब उन पर पहले जैसा दबाव नहीं था। गोल मटोल, मोटे चेहरे वाले विश्व देवता नाइनहॉट्स नाम के युवक ने अचानक अपना सिर घुमाकर दूर देखने की कोशिश की। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत मन ही मन सबको चिल्लाकर कहा, सावधान! वाह! काले कवच पहने एक लंबे, दुबले पतले विश्व देवता के बगल में अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई।
विश्व देवता पहले से ही युद्ध में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर जल्दी से हमला बोल दिया। क्लैंक क्रंच, वह मायावी आकृति अचानक विश्व देवता के सिर से लिपट गई। क्रंच, सिर पूरी तरह से काट लिया गया था। तभी उस जहाज पर मौजूद अन्य साधकों को पता चला कि जिस प्राणी ने विश्व देवता का सिर काटा था वह एक सुनहरा ओडबेट था। सुनहरे ओडबेट के पंख फैले हुए थे और उसकी भयानक आभा ने पूरे जहाज को पूरी तरह से ढक लिया था। फिर उसने विश्व देवता के शेष शरीर को अपने पेट में निगल लिया। एक सुनहरा ओडबेट, उपस्थित सभी किसानों के चेहरे राख से पड़ गए। स्वर्ण ओडबेट्स अंधकार सागर के अनोखे पौराणिक जीव थे। वे सागर में पाए जाने वाले सबसे भयानक जीव थे। रजत ओडबेट्स पालौकिक विश्व देवताओं के समान थे, जबकि स्वर्ण ओडबेट्स प्रथम चरण के डाउलॉर्ड्स के समान थे। शक्तिशाली संसार डाउलॉर्ड्स स्वर्ण ओडबेट्स का आसानी से वध कर सकते थे। उनके शरीर के अंगों को बहुमूल्य खजाने की तरह मानते थे, लेकिन विश्व स्तरीय साधक स्वर्ण ओडबेट्स को नितांत दुस्वप्न मानते थे। कितने विश्व स्तरीय साधक प्रथम चरण के डाउलॉर्ड्स से युद्ध करने में सक्षम थे? 98 साधक अभी भी जीवित थे, लेकिन उस एक साधक की मृत्यु के कारण दल की शक्ति लगभग 30% कम हो गई। अगर 98 साधक मिलकर काम करते तो वे उस सुनहरे ओडबेट का सामना कर सकते थे। समस्या ये थी कि 9 चांदी के ओडबेट थे और हजारों काले ओडबेट भी उन पर हमला कर रहे थे। वहां मौजूद साधकों के पास अभी अतिरिक्त क्षमता नहीं थी। सावधान सब लोग, जितनी देर हो सके डटे रहो। भाई नाइन हॉट्स, भाई लुपवाइज, उस सुनहरे ओडबेट के खिलाफ लड़ने में मेरे साथ शामिल हो जाओ। अगर हमने उसे दूसरों का कत्लेआम करने दिया तो हम सब मर जाएंगे। उड़ने वाले जहाज के स्वामी, गंजे चांदी जैसी आंखों वाले विश्व देवता पॉइजनफेदर ने दूसरों को जल्दी से एक मानसिक संदेश भेजा। विश्व देवता पॉइजनफेदर, विश्व देवता नाइन हॉट्स और विश्व देवता लुपवाइज जहाज पर सर्वोच्च विश्व देवता थे, जो एक चांदी के ओडबेट के खिलाफ लड़ाई में बंधे नहीं थे। जल्दी करो और जाओ, बाकी ओडबेट्स को हमारे ऊपर छोड़ दो। ध्यान से। अन्य सभी साधक अपने दांत पीसते हुए लड़ रहे थे तथा यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 3 सर्वोच्च विश्व देवता पॉइजनफेदर, नाइन हॉट्स और लुपवाइज सभी प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गए जब वे सीधे उस सुनहरे ओडबेट की ओर उड़े। सुनहरा ओडबेट उन 3 शक्तिशाली साधकों को अपनी ओर आते देख रहा था, जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। वह उन तीनों से बच निकलने में सक्षम था, लेकिन उसे उनसे बचने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? वे तो बस विश्व स्तरीय साधक थे। सुनहरे ओडबेट की नजर में ये साधक स्वादिष्ट नाश्ते से ज्यादा कुछ नहीं थे। नाजुक साधकों। सुनहरे ओडबेट ने अपने सुनहरे चमगादड़ जैसे पंख फैला दिए जैसे ही 3 साधक उसके पास पहुंचे। समूह निर्माण द्वारा समर्थित और सशक्त, यह माना जा सकता था कि वे अभी अभी शक्ति के पालौकिक विश्वदेव स्तर तक पहुंचे थे। प्रकाश। विश्वदेवता पॉइजनफेदर के चेहरे पर गंभीरता का भाव था। उसने अपने हाथों में भाला लेकर आगे की ओर वार किया और उसकी नोक पर प्रकाश का एक बिंदु प्रकट हुआ। आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से अंधकार में डूब गया और पीछे केवल प्रकाश का वह एक बिंदु ही रह गया। मर जाओ। विश्व देवता लुपवाइज ने रक्त की एक प्रचंड गरजती लहर को पूरी तरह से बदल दिया। इस रक्त की लहर में कृपाण प्रकाश की झिलमिलाहटें चमकती हुई दिखाई दे रही थीं, जो सुनहरे ओडबेट की ओर बढ़ रही थी। अगर तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा? गोल मटोल मोटे चेहरे वाले युवा विश्व देवता नाइन हॉट्स ने अपने लंबे भाले से प्रहार किया, जिससे स्पेस टाइम विकृत होकर अपने आप में सिमट गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी के लिए भी इस भाले से बचना नामुमकिन था, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तीनों इस जहाज के सबसे शक्तिशाली साधकों में से थे। हालांकि बाकी साधक दूसरे ओडबेट्स के हमले से पूरी ताकत से बचाव कर रहे थे, फिर भी वे इस युद्ध को देखने के लिए थोड़ा ध्यान दे पाए। जब उन्होंने इन 3 घातक चालों को देखा तो वे उत्सुकता से भर गए। गड़गड़ाहट। सुनहरे ओडबेट ने अचानक अपने विशाल सुनहरे चमगादड़ के पंख फड़फड़ाए। जैसे ही उसके पंख हिले, उसके आसपास की सभी अराजक स्थानिक तरंगें अचानक स्थिर हो गईं। और फिर सुनहरा ओडबेट स्वयं इस क्षेत्र की सभी स्थानिक तरंगों का स्रोत बन गया। उसके फड़फड़ाते पंखों ने एक विशाल स्थानिक तूफान पैदा कर दिया, क्योंकि पंख तेजी से आकार में बढ़ने लगे, इस हद तक कि पंख पूरे जहाज को ढकने के लिए पर्याप्त बड़े लगने लगे। पॉइजनफेदर का लांस, लुपवाइज का कृपाण प्रकाश, नाइन हॉट्स का लंबा भाला। धमाका, धमाका, धमाका। धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी। तीनों विश्वदेवता पीछे की ओर उड़कर गिर पड़े। वे जहाज के डेक से जोर से टकराए और तीनों खून की उल्टियां करने लगे। ये कैसे हो सकता है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हमारे संगठन द्वारा समर्थित 3 सर्वोच्च विश्व देवता इसके एक भी प्रहार का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। कैसे कर सकते हैं? 90 से ज्यादा उम्र के साधकों के दिल मानो जम से गए और उनकी उम्मीदें मानो खत्म हो गईं। जाहिर है वे 3 सर्वोच्च विश्व देवता सुनहरे ओडबेट के मुकाबले में भी नहीं थे। ज्यादा संभावना यही है कि जहाज पर मौजूद सभी सर्वोच्च विश्व देवताओं को एक मौका पाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अफसोस, जहाज पर 9 चांदी के ओडबेट और हजारों काले ओडबेट हमला कर रहे थे। हम खत्म हो गए। कुछ साधक निराश होने लगे। वे इन शत्रुओं से निपटने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहे थे। तकनीक या दाव में महारत के मामले में वे तीनों मेरे बराबर हैं। निंग ने उन तीनों को आगे बढ़ते हुए ध्यान से देखा था। वह वास्तव में उनके ठीक पीछे चल रहा था, उन्हें सुनहरे ओडबेट का परीक्षण करते हुए देख रहा था, इस उम्मीद में कि उसे अंदाजा हो सके कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जैसे ही उन विशाल चमगादड़ पंखों ने फड़फड़ाया, तीनों विश्व देवता पीछे की ओर उड़ गए। ये देखकर निंग की भौहें थोड़ी सी कुड़ गईं। वह तुरंत कई निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो गया। तो ये सचमुच सच है।
ऑडबेट्स सभी अविश्वसनीय रूप से मूर्ख प्राणी हैं। यहाँ तक कि सुनहरे ऑडबेट्स भी अंतरिक्ष के दाव में केवल इसलिए प्रतिभाशाली हैं क्योंकि इस दाव में उनके पास अविश्वसनीय जन्मजात प्रतिभाएं हैं। इसके बावजूद उनकी अंतर्दृष्टि केवल सामान्य विश्व स्तरीय साधकों की अंतर्दृष्टि के बराबर ही है। ऑडबेट्स काले ऑडबेट्स की बुद्धि का स्तर सामान्य मानव शिशुओं जितना था और उन्हें युद्ध की लगभग कोई तकनीक नहीं आती थी। वे युद्ध के लिए पूरी तरह से अपनी जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर थे। गोल्डन ऑडबेट्स कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन दाव के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि सामान्य विश्व स्तरीय साधकों की अंतर्दृष्टि के बराबर ही थी। इस मामले में वे निंग और अन्य साधकों के बराबर भी नहीं थे। दाव के बारे में इसकी अंतर्दृष्टि बिल्कुल साधारण है। समस्या यह है कि यह अविश्वसनीय रूप से तेज है और इसमें जबरदस्त शारीरिक शक्ति है। निंग की पलकें हल्की सी फड़की, इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि सुनहरे ऑडबेट का शव एक अमूल्य खजाना है। इसके विभिन्न अंगों का उपयोग अनंत हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। सुनहरे ऑडबेट के पंजे, नुकीले दांत और पूंछ सभी अनंत हथियारों के समान थे। इसके अन्य अंग थोड़े कमजोर थे, लेकिन फिर भी भयानक थे। उदाहरण के लिए इसके पंख मुलायम लेकिन लचीले थे, जबकि इसकी त्वचा काफी चिकनी थी। इसका पूरा शरीर भयानक रूप से मजबूत था, जिससे इसे अविश्वसनीय गति और शक्ति प्राप्त हुई। जब इसने अभी अभी अपने विशाल पंख फड़फड़ाए थे, तब इसने वास्तव में किसी जटिल तकनीक का उपयोग नहीं किया था। इसने अपनी अत्यधिक शक्ति का उपयोग उन 3 साधकों को नरक में भेजने के लिए किया था। साधक सचमुच बेकार हैं। सुनहरा ऑडबेट उड़ते हुए जहाज के ऊपर खड़ा होकर एक बार फिर अपने विशाल पंख फैलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने नाव पर बैठे दूसरे साधकों की ओर अपनी ठंडी, कपटी नजर घुमाई। सभी साधक निराशा से भर गए। वे क्या करें? वे इसे कैसे रोकें? कितना बोरिंग है। तुम सब अब मर सकते हो। आहा। सुनहरे ऑडबेट ने एक कान फाड़ देने वाली हंसी निकाली और अचानक पास के किसान पर झपटा, जो डर के मारे जल्दी से पीछे हट गया। स्विश! तलवार की रोशनी की एक चकाचौंध कर देने वाली लकीर अचानक हवा में फैलकर सुनहरे ऑडबेट की ओर बढ़ी और सीधे सुनहरे ऑडबेट के तीखे पंजों से टकरा गई। खड़खड़ाहट! सुनहरा ऑडबेट क्षण भर के लिए रुक गया। जहाँ तक निंग का प्रश्न है, वह 3 कदम पीछे की ओर लड़खड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। प्रत्येक कदम इतना भारी था कि पूरा जहाज हिलने लगा। निंग की आंखें सिकुड़ गईं जब वह सुनहरे ऑडबेट को घूर रहा था। अब उसे नीले फूलों वाली धुंध की ऊर्जा का सहारा मिल रहा था। उसकी ऊर्जा के सहारे उस संरचना द्वारा दी गई अतिरिक्त शक्ति लगभग नगण्य थी। कितनी भयानक शक्ति है! यह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सुनहरा ऑडबेट हिलना बंद कर दिया और निंग को घूरने लगा, उसका वजन करने लगा। पूरा जहाज शांत हो गया। सभी साधक इस दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने लगे। निंग के 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हो गई थीं और वह 6 तलवारें चला रहा था। वह और सुनहरा ऑडबेट दूर से एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। सुनहरा ऑडबेट निंग को घूरता रहा, फिर एक और कान फाड़ देने वाली हंसी हंसी। उसकी आवाज आसपास के शून्य में गूंज उठी और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति मिलेगा। तुम्हें इस जहाज पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। वह भाई डाकनॉर्थ है, साथ ही दाववादी डाकनॉर्थ। ये देखकर बाकी साधक बहुत खुश हुए। निंग की शक्ति देखकर वे दंग रह गए, लेकिन साथ ही उनमें जिंदा रहने की प्रबल इच्छा और आशा भी भर गई। लेकिन ये बेकार है, तुम फिर भी मर जाओगे। सुनहरे ऑडबेट ने अजीब सी हंसी हंसी। इस जहाज पर सवार सभी साधक मर जाएंगे। हंसते हुए वह धुंधलेपन में बदल गया और सीधे निंग की ओर झपटा। मार डालो! निंग जरा भी पीछे नहीं हटा और 6 वायलेट ज्वेल्स तैयार करके सीधे आगे बढ़ गया। निंग एक रोशनी की लकीर की तरह था, जबकि सुनहरा ऑडबेट एक भ्रामक धुंध की तरह था। दोनों एक ही झटके में एक दूसरे से टकरा गए। निंग में अद्भुत गति और शक्ति थी, लेकिन सुनहरा ऑडबेट इन दोनों पहलुओं में निंग से भी बेहतर था। बूम बूम बूम! दोनों के बीच अचानक दर्जनों बार झड़प हुई। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन दोनों के पास जाए। धमाका! एक जबरदस्त धमाका हुआ जब सुनहरी पूंछ और तलवार की रोशनी दोनों ने एक साथ उड़ते हुए जहाज के डेक पर प्रहार किया, जिससे वह तिरछा होकर पलट गया। सभी साधक और ऑडबेट्स जहाज से बाहर उड़ गए। वे सब निंग और सुनहरे ऑडबेट्स से बचने के लिए जल्दी से आगे बढ़े, जो अब सचमुच लड़ने लगे थे। पुस्तक 26, अध्याय 23, आतंक। दाव वृक्ष निंग का जिंदन अराजकता क्षेत्र अब 90,000 मीटर से भी ऊंचा था। उसकी तलवारों की दुनिया अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और उसके हाथों में 6 बैंगनी रत्न अद्भुत शक्ति के शाश्वत हथियार थे। निंग के पास नीला पुष्प धुंध ऊर्जा भी थी जो उसे बल प्रदान कर रही थी, जिससे उसका शरीर प्रथम चरण के दावलॉर्ड के समान हो गया था। और फिर भी धमाका! निंग लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर लौट गया, लेकिन उसकी तलवारबाजी व्यवस्थित रही। वह दूर खड़े सुनहरे ऑडबेट को गौर से देखता रहा। ये शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर है। निंग के मन में सचमुच आश्चर्य हुआ। जाहिर है, इसकी युद्ध तकनीकें बहुत ही भयानक हैं, फिर भी यह मुझे दबा सकता है। सुनहरे ऑडबेट के पंख फैले हुए थे, लेकिन उसकी नजर दूर खड़े दूसरे साधकों पर थी, क्योंकि वह उन 90 से ज्यादा साधकों को अपने कई बच्चों से लड़ते हुए देख रहा था। जैसे जैसे काले ऑडबेट की संख्या कम होने लगी, साधक धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहे थे, जिससे सुनहरा ऑडबेट काफी अधीर हो रहा था। मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीवित रहने दूंगा। सुनहरे ऑडबेट ने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और एकांत में निकल गया। निंग से आगे निकलकर अन्य साधकों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। क्या अच्छा नहीं है? 90 से ज्यादा उम्र के सभी साधक सुनहरे ऑडबेट और निंग के बीच हो रहे युद्ध पर ध्यान दे रहे थे।
सुनहरे ओडबेट को अपनी ओर आते देख वे सभी चौंक गए। वे सभी जानते थे कि सुनहरा ओडबेट कितना तेज था। पहले सुनहरा ओडबेट इतना घमंडी और अहंकारी था कि बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा और उन 3 विश्व देवताओं को उस पर हमला करने दिया। उसने निंग के खिलाफ काफी देर तक युद्ध किया, फिर वह अधीर हो गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और निंग के चारों ओर घूमकर दूसरे साधकों को मारने का इरादा किया। भागना मना है। निंग जोर से दहाड़ा। जैसे ही थंडरलाइट विंग्स अचानक उसकी पीठ पर प्रकट हुए, थंडरलाइट विंग्स हल्के से फड़फड़ाए, जिससे उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। रुको! निंग के माथे से अचानक लाल सुनहरी बिजली की एक चमकदार, आंखों को लुभाने वाली लकीर निकली। लाल सुनहरी बिजली की यह लकीर अविश्वसनीय गति से सुनहरे ओडबेट से भी कहीं तेज घूम रही थी। बिजली ने सुनहरे ओडबेट पर सीधा प्रहार किया। ये नोवेसेंस थंडर की उन लकीरों में से एक थी जिस पर निंग ने महारत हासिल कर ली थी। चटक! फुफकार! लाल सुनहरी बिजली ने सुनहरे ओडबेट के शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। सुनहरा ओडबेट इतना शक्तिशाली था कि वह लाल सुनहरी बिजली से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन बिजली का उस पर एक शक्तिशाली प्रतिबंधात्मक प्रभाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्वोच्च विश्व देवता उसे अपनी बाहों में जकड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हो, जिससे सुनहरे ओडबेट की गतिविधियां बाधित हो रही थीं। निंग शुरू से ही अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसकी गति सामान्य डाउनलॉड्स के बराबर थी। अब जब वह अपने थंडरलाइट विंग्स का इस्तेमाल कर रहा था तो दोनों की गति काफी करीब थी। चूंकि गोल्डन ओडबेट को निंग के नोवेसेंस थंडर ने धीमा कर दिया था, इसलिए निंग तुरंत उसके साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो गया। धिक्कार है! सुनहरा ओडबेट क्रोधित हो गया। अच्छा, शाबाश भाई डार्कनॉर्थ। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ वास्तव में एक प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। दूर से खुशी की चीखें गूंजने लगी, साथ ही कुछ हंसी भी सुनाई देने लगी। जैसे ही निंग ने सुनहरे ओडबेट को पकड़ा, उसके 6 शाश्वत हथियार 6 रक्त रंग के वायम की तरह प्रकट हुए और उसने उस प्राणी पर उग्रता से हमला किया तथा एक बार फिर उसे वहीं रोक दिया। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अन्य ओडबेट्स से छुटकारा पाकर मेरी मदद करें, निंग ने हंसते हुए कहा। सही पर इन अजीबोगरीब लोगों से निपटना आसान है। जल्दी करो, साथी दाववादियों। भाई डार्कनॉर्थ के लिए सुनहरे ओडबेट्स को रोकना आसान नहीं है। साधकों को अब आशा दिखाई दे रही थी और इसलिए उन्होंने बचे हुए ओडबेट्स का सफाया करने की पूरी कोशिश की। निंग की बात करें तो वह सुनहरे ओडबेट के खिलाफ एकल युद्ध में लड़ता रहा और उसे बांधने के लिए नोवेसेंस थंडर का इस्तेमाल करता रहा। उस लाल सुनहरी बिजली की शक्ति सुनहरे ओडबेट के शरीर पर पूरी तरह से लागू हो गई, जिससे उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। निंग उसके शरीर की ताकत देखकर आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। अगर मैं एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी का इस्तेमाल करूं और उसमें मौजूद बिजली छोड़ दूं, तो वह निश्चित रूप से मेरे नोवेसेंस थंडर से ज्यादा शक्ति छोड़ेगी। निंग खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन आह भर ली। समस्या यह है कि यह सिर्फ एक स्तर ज्यादा शक्तिशाली होगी। ज्यादा से ज्यादा मेरा पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन फिर भी इस सुनहरे ओडबेट को मारना मेरे लिए मुश्किल होगा। एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी में 2 प्रकार की दाव बिजली थी। दाव बिजली दावलॉर्ड स्तर से नीचे की लगभग किसी भी शक्ति को नष्ट करने में सक्षम थी। हालांकि ये केवल मास्टर क्लास विश्व देवताओं को एक ही वार में नष्ट कर सकती थी। यह उस नोवेसेंस थंडर से बस थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली थी जिसे बनाने में निंग ने इतनी मेहनत की थी। जब ये 2 प्रकार की जल गुण और अग्नि गुण वाली दाव बिजली एक साथ मिलती तो वे काफी शक्तिशाली हो जाती और संभवतः सर्वोच्च विश्व देवताओं को एक ही वार में मार डालने में सक्षम होती। वे पालौकिक विश्व देवताओं को भारी क्षति पहुंचाने में सक्षम थीं और प्रथम चरण के दावलॉर्ड्स पर उनका बड़ा प्रतिबंधात्मक प्रभाव पड़ता था। दुर्भाग्य से सुनहरा ओडबेट शारीरिक रूप से बहुत अधिक बलवान था और उसके पंजे, नुकीले दांत और पूंछ की शक्ति अनंत हथियारों के समान थी। यहाँ तक कि उसकी त्वचा और पंख, जो उसके शरीर के कुछ कमजोर अंग थे, दाव हथियारों के समान थे। निंग के लिए उसे अपनी तलवार से घायल करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी एक महत्वपूर्ण खजाना है। मैंने इसके लिए 5,50,000 क्यूब कैओस नेक्टर खर्च किए हैं। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो हर कोई इसे तुरंत पहचान लेगा। एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध शाश्वत हथियार हैं। अगर वे इसे पहचान लेते हैं, जैसे ही ये साधक अंधकार सागर के दूसरे छोर पर पहुंचेंगे, ये बात फैल जाएगी कि यह मेरे पास है और मैं शायद बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। हालांकि वे दोनों इस समय एक ही जहाज पर थे, फिर भी 5 लाख घनों से भी ज्यादा मूल्य का अराजकता अमृत का खजाना कई संसार दावलॉर्ड्स को भी लुभा रहा था। विश्व स्तरीय साधकों की तो बात ही छोड़िए। निंग ने इस खजाने को इसलिए खरीदा था ताकि इसे एक घातक तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर सके। वह इसका इस्तेमाल सिर्फ विकट परिस्थितियों में ही करेगा, जब उसकी जान ही दांव पर लगी हो। लेकिन जाहिर है उसके पास यह इसलिए भी था क्योंकि नोवेसेंस थंडर के दूसरे भाग में प्रशिक्षण के दौरान उसे उन 2 प्रकार की दाव बिजली की जरूरत पड़ेगी। मार मार मार! आहा, यह मजेदार है। उन सब को मार दो। निंग द्वारा स्वर्णिम ओडबेट को बांधने के कारण अन्य साधकों ने धीरे धीरे बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अधिक से अधिक ओडबेट नष्ट हो गए। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम जल्द ही तुम्हें मजबूत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। किसानों ने ओडबेट्स को मारने की गति बढ़ानी शुरू कर दी। जहां तक सुनहरे ओडबेट का सवाल है, उसने एक भयंकर कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। इतनी देर तक बंधे रहने के बाद आखिरकार वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह गुस्से से दहाड़ा, चलो बच्चों, चलो चलो! धमाका!
सुनहरे ओडबेट ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए, जिससे एक भयानक स्थानिक तूफान पैदा हुआ और वह दूर भागने लगा। 9 रजत ओडबेट्स और कुछ बचे हुए काले ओडबेट्स भी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से भाग गए। निंग देखता रहा जब सुनहरा ओडबेट दूर कहीं गायब हो गया। उसने उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की। अगर उसने ऐसा किया होता तो शायद सभी ओडबेट उसे घेर लेते और उस पर हमला कर देते। इसके अलावा ये ओडबेट यहीं अंधेरे के सागर में पैदा हुए और पले बड़े थे। वे इसे किसी भी साधक से बेहतर जानते थे। अगर निंग ने सचमुच उसका पीछा किया तो वह सागर के किसी खतरनाक हिस्से में फंस सकता था। ये खत्म हो गया। निंग ने राहत की सांस ली। इन ओडबेट्स को पीछे हटने पर मजबूर कर पाना पहले से ही एक बेहतरीन नतीजा था। निंग का लक्ष्य तो आखिरकार वास्तेवेन पैलेस तक पहुंचना था। किसी सुनहरे ओडबेट्स को मारना तो नहीं था। उड़ते जहाज के ऊपर सभी किसान उड़ने वाले जहाज पर वापस आ गए थे, जिसने एक बार फिर गति पकड़नी शुरू कर दी। भाई डाकनॉर्थ, हम सब तुम्हारी बदौलत ही तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर तुम न होते तो शायद हम सब मर चुके होते। हाँ, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन इस पूरे समय मुझे यकीन था कि मैं इस जहाज के सबसे ताकतवर साधकों में से एक हूँ। अब लगता है भाई डाकनॉर्थ मुझे एक ही वार में हरा सकता है। इस यात्रा में हमें सचमुच एक अलौकिक विश्वदेवता का साक्षात्कार हुआ, है ना? ये सचमुच एक दुर्लभ अवसर है। आओ साथी दाववादी डाकनॉर्थ, मैं तुम्हें एक टोस्ट देता हूँ। पूरा बर्तन हंसी की आवाज से भर गया। अलौकिक विश्व देवता जब अपनी संरचना की शक्ति से समर्थित होते हैं तो प्रथम चरण के डाउलॉर्ड्स के समान होते हैं। इस प्रकार उनमें से अधिकांश को यकीन था कि निंग एक अलौकिक विश्व देवता है। उन्हें यह एहसास नहीं था कि निंग की अपनी नीलापुष्प धुंध ऊर्जा वास्तव में उनकी संरचना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिसने उसे नगण्य सहायता प्रदान की थी। निंग, जाहिर है, उन्हें सच नहीं बताएगा। यही उसका राज था। बाकी सबकी मदद के बिना मैं शायद सुनहरे ओडबेट और हजारों अन्य ओडबेट से घिरकर मर जाता। निंग भी हंसा जब वह दूसरे साधकों के साथ बातें कर रहा था और शराब पी रहा था। अंधकार सागर के भीतर अंतरिक्षीय लहरें पहले की तरह ही प्रचंड थीं। 98 साधक अपने जहाज में बैठकर समुद्र में उड़ते रहे, बातें करते रहे, शराब पीते रहे और अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। लेकिन ठीक इसी क्षण वूश, उनके आसपास की अंतरिक्षीय तरंगों के बीच अचानक एक विशाल काला सा छेद दिखाई दिया। ये छेद 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था और उसके भीतर से धीरे धीरे एक सिर निकलने लगा। ये सिर बेहद विशाल था, कम से कम 10 लाख किलोमीटर आकार का। इसकी 2 आंखें 2 विशाल धधकते सूरज जैसी थीं और यह उड़ते हुए जहाज को घूर रहा था। क्या, अरे या वाह, क्या है? उड़ते हुए जहाज पर सवार सभी मद्यपान करने वाले साधक निंग की तरह भय से आंखें फाड़कर देख रहे थे। वे अपनी आत्मा में भय कांपते हुए महसूस कर सकते थे, क्योंकि एक अविश्वसनीय, अवर्णनीय खतरे का एहसास उन पर टूट पड़ा था। यह एक चेतावनी थी जो भाग्य सागर उन्हें भेज रहा था। फुफकार। विशाल सिर ने अपना मुंह खोला, जिससे स्पेसटाइम का एक काला सा गलियारा प्रकट हुआ। सभी साधक तुरंत उसके मुंह की ओर खींचे चले आए। निंग वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली साधक था और उसने भागने के लिए अपने थंडरलाइट विंग्स को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन वह भी उस चूसने वाले प्रभाव से छुटकारा पाने में असमर्थ था। संपूर्ण उड़ने वाला जहाज प्राणी के मुंह के भीतर स्थित अंधकार के स्पेसटाइम गलियारे में निगल लिया गया। साथ ही सभी 98 साधक भी। इस अंधेरे गलियारे में अंतरिक्ष समय पूरी तरह से अस्थिर था। जल्द ही वह जहाज और सभी 98 साधक पूरी तरह से गायब हो गए। विशालकाय सिर की धधकती, सूर्य के आकार की आंखों ने एक नजर से आसपास के क्षेत्र को देखा, फिर धीरे धीरे उस विशाल अंधेरी गुफा में सिमट गईं जहां से वह आई थी। फिर वह विशाल अंधेरा छेद भी गायब हो गया और अंधकार का सागर एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में लौट आया। हालांकि 98 साधक और वे उड़ने वाले जहाज जिसमें वे थे, अंधकार सागर से पूरी तरह से गायब हो गए थे। पुस्तक 26, अध्याय 24 बलपूर्वक लिया गया। अंधकार सागर से अथाह दूर स्थित एक क्षेत्र, एक विशाल समचतुर्भुज आकार का रत्न एक अराजकता तारे के ऊपर स्थित था, जिससे शक्ति की लहरें निकल रही थीं। मुझे इसके और करीब जाना है। मैं अभी भी थोड़ा और करीब जा सकता हूँ। इस अराजकता तारे के ऊपर 100 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक एकत्रित थे। उनकी निगाहें उस विशाल समचतुर्भुज रत्न को घूर रही थीं, जो दूर जमीन में मजबूती से गड़ा हुआ था। रत्न से निकलने वाली तरंगें सीधे उनके मन में पहुंच रही थीं। मेरे सामने एक कर्मफल रखा गया है, मुझे उसे पकड़ना है। मैं और करीब जा सकता हूँ। विश्व स्तरीय साधक उन बच्चों की तरह थे जिन्होंने अभी अभी चलना सीखना शुरू किया था। उनका हर एक कदम अविश्वसनीय रूप से कठिन था और जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचते गए, उनकी सच्ची आत्मा पर उतना ही अधिक अदृश्य दबाव पड़ता गया। इसके बावजूद वे उस समचतुर्भुज के करीब जाने का प्रयास करते रहे, ताकि वे उस शक्ति की तरंगों में छिपी आवाज को और स्पष्ट रूप से सुन सकें। वह आवाज स्वयं दाव की आवाज जैसी थी। फुश। उस अराजकता तारे के ऊपर अचानक और चुपचाप एक विशाल काला छेद, जिसका आकार 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा था, खुल गया। उस छेद के अंदर से एक विशालकाय सिर धीरे धीरे निकला और अपनी 2 धधकती सूरज जैसी आंखों से नीचे खड़े साधकों की ओर घूर रहा था। क्या 100 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक अपनी कल्पना से विचलित हो गए। इस अद्भुत कर्मफल को पाकर वे आनंद से भर गए थे, लेकिन अब वे सभी उस भयानक सिर को देखकर स्तब्ध होकर ऊपर की ओर देखने लगे जो अभी अभी प्रकट हुआ था।
उनकी सच्ची आत्माएं भय से कांप रही थीं। फुश! विशाल सिर ने अपने होंठ खोले और सांस ली। उसके मुंह के भीतर एक विशाल काला सा अंतरिक्षीय गलियारा प्रकट हुआ। अराजकता तारे के ऊपर 100 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक उसकी ओर खींचे चले आए। उसकी शक्ति का जरा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ वे सभी अंतरिक्षीय गलियारे में खींचे चले गए। यहाँ तक कि तारे पर लगा समचतुर्भुज रत्न भी उसकी ओर खींचा चला गया। गप! विशाल सिर ने अपना मुंह बंद कर लिया, फिर पीछे हटकर उस काले छेद में चला गया जो उसके पीछे बंद हो गया। इसके बाद पीछे पूर्ण शांति छा गई। गेलियन क्षेत्र ये दाव गठबंधन के नियंत्रण से बाहर स्थित क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र पर एओनियनों का नियंत्रण था। 2 खूबसूरत वेशभूषा पहने प्रमुख शक्तियां अंतरिक्ष की अराजकता में आगे बढ़ रही थीं। उनके चारों ओर स्पेस टाइम मुड़ा और विकृत हो गया। वे धीरे धीरे चलते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम उन्हें विश्व स्तरीय साधकों द्वारा टेलीपोर्टेशन के माध्यम से तय की गई दूरी से कहीं अधिक दूरी तय करने की अनुमति देता था। गोर्ज, क्या तुम सचमुच छोटे गोरहों को मेरा प्रशिक्षु बनाने को तैयार थे? इसका मतलब है कि अगर वह भविष्य में जागृत हो जाता है तो उसे कम से कम आंशिक रूप से मेरा अधीनस्थ माना जाएगा। लंबे हरे वस्त्र पहने एक चमकदार खूबसूरत महिला ने हंसते हुए कहा, इतने सालों में मैंने अपने किसी वंशज में लिटिल गोरहो से ज्यादा क्षमताएं नहीं देखीं। हालांकि वह अभी एक विश्व स्तरीय साधक है। मैंने उसे इस तरह पाला और सिखाया है कि वह पहले चरण के दावलॉर्ड से लड़ने में सक्षम हो, और यही उसकी सीमा भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी कुशलता स्पेस टाइम के दाव में है, और आप हमारी पूरी एओनियन जाति में स्पेस टाइम के 2 सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक हैं। सिर्फ आपकी शिष्यता से ही वह स्पेस टाइम के दाव में सर्वोच्च ऊंचाइयों को छू सकता है। चांदी के बालों वाले अधेड़ उम्र के उस आदमी की आंखों में चाहत की झलक थी। चांदी के बालों वाले आदमी ने आगे कहा, जागृति से पहले जो जितना मजबूत होगा, जागृति के बाद उसे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, और उसकी क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने छोटे गोरहों को बड़ा होते देखा है और उसे कदम दर कदम सिखाया है। ये सच है कि आपके शिष्य के रूप में वह आपका आधा अधीनस्थ माना जाएगा, लेकिन उसके भविष्य के विकास के लिए मैंने आपको अपना फायदा उठाने देने का फैसला किया। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा उठा रही हूँ। हरे वस्त्र वाली महिला हंसी। उसे सिखाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रही हो? हम जैसे एओनियन लोग ज्यादा नहीं हैं, और इस बच्चे जितनी क्षमता वाले वंशज तो और भी कम हैं। छोटा गोरहो जब चाहे खुद को जागृत कर सकता है, लेकिन जानबूझकर खुद को दबा रहा है। ऐसी क्षमता वाला शिष्य पाकर ये दिखावा मत करो कि तुमने लॉटरी नहीं जीत ली है। चांदी के बालों वाले आदमी ने कहा, चलो शुरू से ही सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। चूंकि वह मेरा शिष्य बनने वाला है, इसलिए मैं उसे पूरी अराजकता के दौर में अपने साथ रखूंगी। हरे वस्त्रधारी महिला ने कहा, तुम्हें दखल देने की इजाजत नहीं है। ठीक है, चांदी के बालों वाले आदमी ने सहमति जताई। दोनों बातें करते और हंसते हुए अंतरिक्ष के शून्य में टहल रहे थे और जल्दी ही एक अलग अराजकता की दुनिया में पहुंच गए। हरे बालों वाली महिला का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसकी दोनों आंखों में सुनहरी रोशनी की एक किरण उभरी जो आसपास के स्पेस टाइम क्षेत्र पर चमक रही थी। चेहरे पर गंभीरता लिए उसने तुरंत कहा, आसपास के क्षेत्र का स्पेस टाइम जबरदस्ती विकृत कर दिया गया है। जबरदस्ती विकृत? चांदी के बालों वाले आदमी का चेहरा भी तनावग्रस्त हो गया। उसने तुरंत अपनी इंद्रियों को पूरी अराजकता की दुनिया को स्कैन करने के लिए भेज दिया। छोटा गोरहो कहाँ है? वह क्यों गायब है? चांदी के बालों वाला आदमी दंग रह गया। उसके नौकर भी क्यों गायब हैं? रुको, इस अराजकता की दुनिया के रक्षक भी गायब हैं। उसके बनाए नियमों के अनुसार रक्षकों को उसकी अनुमति के बिना जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि यह राजा गोर्श के राज्य का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन अब विश्व स्तर के सभी साधक इस अराजकतापूर्ण दुनिया से गायब हो गए थे, जिनमें उनके सबसे प्रिय वंशज गोरहो भी शामिल थे। मेरे मातहत मेरी इजाजत के बिना कभी नहीं जाएंगे। किसी ने जरूर उनका कत्ल किया होगा या उन्हें बंदी बना लिया होगा। चांदी के बालों वाले उस आदमी के शरीर के चारों ओर लपटें उठने लगीं और उसकी आंखें जानलेवा नजरों से भर गईं। अगर यहाँ स्पेस टाइम विकृत हो गया है तो हमें स्पेस टाइम की तरंगों का पता लगाकर उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए जिसने ये किया है। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तुम उसे नहीं मार सकते। हरे बालों वाली महिला के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। अरे! चांदी के बालों वाला आदमी उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। मुझे कोई निशान नहीं मिल रहा। यहाँ स्पेस टाइम को घुमाने वाला व्यक्ति स्पेस टाइम के दांव में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, हरे बालों वाली महिला ने समझाया। अगर वह तुमसे लड़ना ही नहीं चाहता तो उसे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्पेस टाइम के दांव में आपसे भी अधिक शक्तिशाली। चांदी के बालों वाला आदमी शायद ही इस पर विश्वास कर पाया। आखिर ये किसने किया? हरे वस्त्रधारी महिला ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये दाव गठबंधन हो सकता है? दाव गठबंधन के कुछ ही सदस्य ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या वे सचमुच छोटे गोरहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुद को नीचा दिखाएंगे? वे ऐसा नहीं करेंगे, है ना? एक धधकता हुआ, तपता हुआ अराजकता तारा। उसके ऊपर अचानक एक विशाल काला छेद दिखाई दिया और उसके भीतर से धीरे धीरे एक विशाल सिर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने अपना मुंह खोला और पूरे अराजकता तारे को अपने अंदर खींचने लगा। अराजकता तारा अविश्वसनीय शक्ति से भरे एक धधकते अग्नि दानव में बदल गया। खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हुए उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। तुम कौन हो? घर आने का समय हो गया है, बच्चे। विशालकाय जानवर सिर ने एक सरल उत्तर दिया, फिर उस धधकते हुए प्राणी को अपने मुंह में उभरे काले स्थानिक गलियारे की ओर खींच लिया।
फुफकार। धधकता हुआ जीव बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था। वह अंतरिक्षीय गलियारे के और करीब उड़ता गया, आकार में सिकुड़ता गया और आखिरकार पूरी तरह से अंदर समा गया। विशालकाय सिर ब्लैक होल से पीछे हट गया, जो शीघ्र ही उसके पीछे बंद हो गया। कितना मनोरंजक! एक मानव आकार की आकृति जो पूरी तरह से पानी से बनी थी, अंतरिक्ष के शून्य में बैठी थी और अपने चारों ओर की दुनिया को उत्सुकता से देख रही थी। फुफकार। उसके बगल में एक काला छेद दिखाई दिया, जिसके बाद उस विशालकाय सिर का उदय हुआ। छोटा नवजात शिशु। विशालकाय सिर ने अपना मुंह खोला और पानी से भरी आकृति बनाना शुरू कर दिया। पानी जैसी मानवीय आकृति ने खुद को उस अंतरिक्षीय गलियारे की ओर अप्रतिरोध्य रूप से खींचा हुआ पाया। उसने जिज्ञासा से देखा, प्रतिरोध करने की जरा भी कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने सामने खड़े उस भयानक प्राणी से जरा भी दुश्मनी या शत्रुता का आभास नहीं था। इस अवधि के दौरान अंतहीन प्रदेशों से कई शक्तिशाली प्राणी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जब जीनिंग और उड़ते हुए जहाज पर सवार अन्य साधक स्पेसटाइम गलियारे में खींचे गए तो उन्हें अपने चारों ओर अंतरिक्ष और समय का चक्कर महसूस हुआ। ये स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे में ले जाए जाने जैसा ही एहसास था। यह एक स्पेसटाइम ट्रांसफर है। हमें कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? निंग और बाकी साधक बेचैनी से भर गए। जिस विशालकाय जीव ने उन्हें अपनी चपेट में लिया था वह बहुत शक्तिशाली था। फुफ। स्पेसटाइम अचानक एक बार फिर स्थिर हो गया। हम कहाँ हैं? निंग अब देख सकता था कि हम एक विशाल पर्वत की चोटी पर थे। उन्हें इस अविश्वसनीय रूप से विशाल पर्वत पर टेलीपोर्ट किया गया था और यहाँ पहले से ही कई अन्य जीव मौजूद थे। आधे से ज्यादा साधक थे और यहाँ 1000 से ज्यादा साधक इकट्ठे हुए होंगे। निंग और अन्य 97 साधकों ने सबसे पहले उड़ने वाले जहाज को दूर रखा, फिर सावधानी से चारों ओर देखा। इस जगह क्या है? साथी ताओवादियों, हम कहाँ हैं? हम इस जगह से कैसे निकलें? विश्वदेव शियांग लू ने तुरंत उन साधकों से पूछा जो उनसे पहले यहाँ पहुँच चुके थे। काले वस्त्र पहने एक साधक ने विश्वदेवता जियांग लू की ओर देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये पर्वत शिखर प्रतिबंधात्मक मंत्रों से घिरा हुआ है। तुम इस पर्वत से एक कदम भी नीचे नहीं जा पाओगे। जहाँ तक पर्वत की बात है, हम उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सच कहूँ तो हम तुमसे कुछ घंटे पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। जब निंग और अन्य लोगों ने ये सुना तो उनके चेहरे थोड़े तनावग्रस्त हो गए और उनकी आंखों में चिंता के भाव उभर आए। ठीक इसी समय अचानक कहीं से 100 से ज्यादा साधक प्रकट हुए। सभी साधक काफी भ्रमित और बेचैन लग रहे थे। पुस्तक 26, अध्याय 25, सबसे शक्तिशाली राज्य। जी निंग ने अपने आसपास के वातावरण को घूरा। उसके साथ आए कई साधकों ने पर्वत शिखर की सीमाओं का परीक्षण किया और पाया कि वह वास्तव में अदृश्य प्रतिबंधात्मक मंत्रों से घिरा हुआ था। ऊपर की ओर उड़ने के लिए वे लगभग 300 मीटर ही हवा में उड़ पाए। उसके बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये कैसा प्रतिबंधक मंत्र है? निंग ने अपने सामने खड़ी अदृश्य बाधा को धक्का दिया। निंग ने अपनी नीले फूलों वाली धुंध ऊर्जा का प्रयोग भी किया, फिर भी वह बाधा को जरा भी हिला नहीं पाया। वह रहस्यमयी दैत्य बिल्कुल भयानक लग रहा था। बड़े भाई सोलेस्की या डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने भी मुझे इतना भयानक एहसास नहीं कराया था। निंग अभी भी इस बात से हैरान था। डाउलॉर्ड सोलेस्की और डाउलॉर्ड बैडलैंड्स दोनों ही अनंत प्रदेशों के बेहद शक्तिशाली डाउलॉर्ड थे। शायद इसलिए कि वे दोनों मेरे प्रति बहुत दयालु थे, इसलिए मुझे उनसे ज्यादा खतरा महसूस नहीं हुआ। मास्टर, सु यूजी निंग के पास प्रकट हुए। निंग ने उसकी ओर देखा। सु यूजी ने तत्परता से कहा, गुरुजी, मैंने कुछ साधकों को ये कहते सुना है कि वे स्प्रिंगमैन क्षेत्र से हैं और उस विशालकाय जीव द्वारा निगले जाने के बाद यहाँ प्रकट हुए हैं। अन्य साधकों ने बताया कि निगले जाने से पहले वे वास्तवेन क्षेत्र से थे। निंग चौंक गया। स्प्रिंगमैन क्षेत्र? इसके बारे में कभी नहीं सुना। वास्तवेन क्षेत्र? वह वहीं जा रहा था। क्या उन सबको उस विशालकाय जानवर ने निगल लिया था? अनंत प्रदेशों में इतनी भयानक शक्ति वाले एक विशालकाय जानवर का अस्तित्व होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। निंग यह मानने को तैयार नहीं था कि ऐसे कई जानवर मौजूद हैं। जब उस विशालकाय जानवर ने हमें निगल लिया तो उसने अपने मुंह के अंदर एक स्थानिक गलियारा बना लिया। निंग ने इस पर विचार किया। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये रहस्यमय विशालकाय जानवर अंतरिक्ष समय के दांव में अत्यंत कुशल है। शायद यही कारण है कि वह इतने कम समय में अनंत प्रदेशों में इतने सारे स्थानों पर प्रकट हो पाया। शायद यह मेरे बड़े भाई सोलेस्की से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। यह शायद स्पेसटाइम में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। निंग ने खुद को दिलासा देने के लिए यही कहा, लेकिन वह ये भी समझता था कि यह प्राणी कितना भयानक होना चाहिए कि यह एक साथ इतनी सारी जगहों पर दिखाई दे। ये समझना जरूरी है कि डॉलॉर्ड सोलेस्की को वास्तवेन क्षेत्र से बैडलैंड्स क्षेत्र तक शारीरिक और श्रमसाध्य यात्रा करनी पड़ी होगी, रास्ते में कई स्पेसटाइम ट्रांसफर अरेज का इस्तेमाल करते हुए। अनंत क्षेत्रों में सहजता से प्रकट होने की क्षमता एक अत्यंत अकल्पनीय क्षमता थी। निंग ने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि हो सकता है कि वह रहस्यमयी विशालकाय जानवर वास्तव में इतना शक्तिशाली न हो। अगर ऐसा होता तो उसके बच निकलने की संभावना थोड़ी बेहतर होती। फिर भी अपने दिल की गहराइयों में वह सच्चाई जानता था। ज्यादा संभावना यही थी कि यह रहस्यमयी दैत्य बेहद शक्तिशाली था। डाउलॉर्ड सोलेस्की से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। ये समझना जरूरी है कि डाउलॉर्ड ऑलगॉड डाउलॉर्ड सोलेस्की से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दरअसल वह शाश्वत सम्राटों का पीछा करके उन पर हमला करने में भी सक्षम था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये जगह कैसे छोड़ूं?
निंग बेचैन और घबराई हुई होने लगी। क्या उसे बस अपना असली शरीर छोड़ देना चाहिए था? क्या उसे बैडलैंड्स क्षेत्र में अपने क्लोन को एक बार फिर अपने मुख्य असली शरीर के पुनर्निर्माण पर काम करने देना चाहिए था? उसके लिए अपना असली शरीर फिर से बनाना आसान था, लेकिन उसमें मौजूद सारे खजाने, 6 अनंत तलवारें, 3 मिरजनो पेंटिंग्स, एलिमेंटम वाटरफ्लेम लॉकी, उन्हें वापस पाने का कोई रास्ता नहीं था। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। निंग ने धैर्यपूर्वक इंतजार करने का फैसला किया। चूंकि उस विशालकाय जानवर ने हमें यहाँ तक खींचने की इतनी तकलीफ उठाई है, तो वह हमें यूं ही नहीं मार डालेगा। समय दिन प्रतिदिन बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पर्वत शिखर पर अधिकाधिक साधक प्रकट हुए तथा साथ ही अनेक प्रकार के जीव भी प्रकट हुए। पलक झपकते ही 12 दिन बीत गए। पर्वत शिखर पर अब 30,000 से ज्यादा साधक मौजूद थे। साथ ही कई अन्य जीव भी थे जो आमतौर पर काफी दुर्लभ थे। वहाँ वनस्पति आधारित जीव, ज्वाला आधारित जीव, पत्थर आधारित जीव और भी बहुत कुछ था। ये सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित थे। ये अनंत प्रदेशों में सबसे दुर्लभ जीवों में से कुछ थे। मास्टर, ऐसा लगता है कि कोई और नहीं आ रहा है। सु यूजी ने निंग के बगल में खड़े होकर धीरे से फुसफुसाया। हाँ, आधा दिन बिना किसी नए मेहमान के बीत गया। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। निंग धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा और समय बीत गया। एक केतली चाय बनाने के लिए पर्याप्त। फुश फुश, अचानक आसमान में प्रकाश की 2 किरणें प्रकट हुईं, जो भयानक गति से पर्वत शिखर की ओर बढ़ रही थीं। कितनी भयानक गति! पर्वत शिखर पर मौजूद कई साधक और अन्य जीव दंग रह गए। प्रकाश की वे 2 धारियां वाकई बहुत तेज थीं। निंग ने पहले भी सुनहरे ओडबेट जैसे तेज जीव देखे थे, लेकिन उनकी कोई तुलना नहीं थी। धमाका धमाका, प्रकाश की 2 किरणें पर्वत शिखर पर गिरीं, जिससे पूरा पर्वत कांप उठा। अब सभी उन्हें स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। ये चांदी के कवच से सुसज्जित शक्तिशाली विशेषज्ञों का एक जोड़ा था, एक पुरुष और एक स्त्री। चांदी के कवच वाले पुरुष का कवच वज्र के निशान से ढका था, जबकि चांदी के कवच वाली स्त्री का कवच तलवार के निशान से ढका था। दोनों से प्रचंड शक्ति और वैभव की आभा निकल रही थी, जिससे 30,000 साधकों और अन्य जीवों को ऐसा लग रहा था मानो वे सांस ही नहीं ले पा रहे हों। कितनी ताकत है! निंग को उन दोनों से निकलने वाले अविश्वसनीय खतरे का आभास हो गया। हालांकि उन दोनों से उस रहस्यमयी राक्षस जितना खतरा नहीं था, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि वे वहां मौजूद सभी लोगों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। प्रत्येक चांदी के कवचधारी जोड़ी के पीछे काले कवचधारी अनुचरों की एक जोड़ी थी। 4 काले कवचधारी अनुचरों की आभा भी जबरदस्त थी और उनकी आभा संसार डाउनलॉर्ड्स जैसी थी। फिर भी उनकी आभा उतनी शक्तिशाली नहीं थी। निंग को लगा कि वे सुनहरे ओडबेट की आभा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं थीं। आपको सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अनंत प्रदेशों से चुनकर इस स्थान पर पहुंचाया है। आप में से कई लोगों में अपार क्षमताएं हैं। चांदी के कवच वाले उस व्यक्ति की आवाज गहरी थी और जब उसने कहा तो पूरा पहाड़ हिल गया। घबराओ मत, पूरे अनंत प्रदेशों के सबसे शक्तिशाली राज्य में यहाँ लाया जाना एक कष्टदायक अनुभव है, लेकिन यह उससे भी बड़ा आशीर्वाद है। जब निंग और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे सभी दंग रह गए। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन द्वारा चयनित, क्या वह रहस्यमयी दैत्य वही तथाकथित सर्वशक्तिमान हेगेमॉन था? निंग को शक था कि चांदी के कवच वाला यह आदमी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड था। उसके लिए किसी और को सर्वशक्तिमान हेगेमॉन कहना अविश्वसनीय था। फिर भी जब निंग ने सोचा कि वह रहस्यमयी दैत्य अनंत प्रदेशों से इतने सारे जीवों को यहाँ कैसे ला पाया, तो निंग को लगा कि यह बात तो सही है। अंतहीन प्रदेशों का सबसे शक्तिशाली राज्य, निंग ने धीरे से बुदबुदाया, क्या यह एओनियंस के एओनियन राज्य से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? अद्भुत क्षमता, क्या हमारा उड़ता जहाज मेरी वजह से पकड़ा गया? निंग मन ही मन सोच रहा था। वह आत्ममुग्ध नहीं हो रहा था। वह वाकई अपने विश्वस्तरीय साथियों के बीच एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब तक उसने जितनी शक्ति का प्रदर्शन किया था वह भी पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। हालांकि तुम्हें यहाँ लाया गया है, फिर भी तुम ब्राइट शो साम्राज्य के नागरिक नहीं हो, जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। चांदी के कवचधारी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम हमारे नागरिक नहीं बन सकते तो तुम नष्ट हो जाओगे। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे नागरिक बनना होगा। मैं तैयार हूँ, एक साधक तुरंत चिल्लाया। मैं ब्राइट शो साम्राज्य का नागरिक बनने को तैयार हूँ। इस स्थान पर अपहृत किए गए कुछ साधक जिनिंग और गोरहो जैसे अत्यंत प्रतिभाशाली राक्षस थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा साधक साधारण थे। उदाहरण के लिए, निंग के जहाज पर मौजूद ज्यादातर साधक डाउनलॉर्ड निहिलेट को अपना गुरु बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि यह रहस्यमय ब्राइट शो साम्राज्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। संभवतः इसमें शामिल होना डाउनलॉर्ड निहिलेट में प्रशिक्षु बनने जितना ही लाभदायक होता। कोई भी व्यक्ति ब्राइट शो साम्राज्य का नागरिक बनने के योग्य नहीं है। चांदी के कवच वाले व्यक्ति ने शांत स्वर में बोलते हुए साधकों की ओर देखा। ब्राइट शो किंगडम के नागरिक बनने के 5 तरीके हैं। पहला और सबसे अच्छा तरीका है संसार डाउनलॉर्ड बनना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे नागरिकों में से एक बन सकते हैं। ये सुनकर निंग और अन्य लोग अवाक रह गए। संसार डाउनलॉर्ड बने। इस स्थान पर अपहरण किए गए 30,000 से ज्यादा साधकों में से एक भी संसार डाउनलॉर्ड नहीं था।
इस स्तर तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। दूसरा तरीका है हमारे किसी संसार दावलॉर्ड द्वारा संरक्षित होना। प्रत्येक संसार दावलॉर्ड को अपने 3 दोस्तों की रक्षा करने और अधिकतम 10 दासों को अपने साथ रखने की अनुमति है, चांदी के कवचधारी व्यक्ति ने कहा। यदि आप किसी संसार दावलॉर्ड के मित्र या परिवार के सदस्य हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ब्राइट शो साम्राज्य के नागरिक भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप दास बनने को तैयार हैं तो आपको जीवित रहने की भी अनुमति है। दास ब्राइट शो साम्राज्य के सबसे निचले स्तर के सदस्य होते हैं और उन्हें कई काम सौंपे जाते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें जीवित रहने की अनुमति तो होगी। निंग और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाईं। गुलाम बन गए। राज्य के सबसे निचले दर्जे के सदस्य, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। जहां तक संसार दावलॉर्ड्स द्वारा 3 दोस्तों की रक्षा करने की बात है, यह नियम संभवतः इसलिए बनाया गया था क्योंकि ब्राइट शो साम्राज्य समझता था कि संसार दावलॉर्ड्स के भी कुछ लोग हैं जिनकी वे परवाह करते हैं। हालांकि निंग और बाकी लोग अभी अभी आए थे। वे संसार दावलॉर्ड्स को कैसे जान सकते थे? तीसरा तरीका सबसे सुरक्षित तरीका है। अंतहीन प्रदेशों में हाई ड्रैगन पर्वत पर जाओ और वहां एक खनिक के रूप में काम करो। अगर तुम पर्याप्त अयस्क खनन कर सकते हो तो तुम्हें आज़ादी दे दी जाएगी और तुम हमारे नागरिकों में से एक बन जाओगे। हालांकि मुझे तुम्हें पहले ही चेतावनी देनी होगी कि आमतौर पर विश्व स्तरीय साधकों को पर्याप्त अयस्क प्राप्त करने से पहले अयस्क खनन में 1000 अराजकता चक्र लगाने होंगे। हाई ड्रैगन पर्वत, गोरहो, अन्य साधकों की नजरों से ओझल, थोड़ा भौचक्का हो गया। मैंने पिताजी को इसके बारे में पहले भी बोलते सुना है। हाई ड्रैगन पर्वत एक पौराणिक स्थान है जो अत्यंत मूल्यवान हाई ड्रैगन रत्नों का जन्म स्थान है। माना जाता है कि इस पर एक रहस्यमय संगठन का कब्जा है और इसका एकाधिकार है। तो वह रहस्यमय संगठन वास्तव में ये ब्राइट शो साम्राज्य है। चांदी के कवच वाले आदमी ने अपनी निगाहों से किसानों को देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। 1000 अराजकता चक्रों के लिए मुझे पता है कि आप में से कोई भी 1000 अराजकता चक्रों तक कड़ी मेहनत से अयस्क खनन करने को तैयार नहीं है। हालांकि भविष्य में आप में से कई लोग वहां खनन करने का मौका पाने के लिए रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। चांदी के कवच वाले व्यक्ति ने शांति से कहा, चौथा विकल्प आसान है। तीसरे बगनेस्ट में 1000 साल तक जीवित रहो। अगर 1000 साल बाद भी तुम जीवित रहे तो तुम भी हमारे नागरिक बन सकते हो। पुस्तक 26, अध्याय 26, विकल्प 1000 साल तक जीवित रहना। पर्वत शिखर पर मौजूद सभी साधक और पथभ्रष्ट लोग उत्सुक थे। वे सभी विश्व स्तर पर थे और उन्हें यहाँ अपहरण करके लाया गया था। उनके जैसे लोगों के लिए 1000 साल कुछ भी नहीं थे। उदाहरण के लिए जीनिंग को अंधकार सागर को पार करते हुए 600 से ज्यादा साल बिताने थे। यदि उन्हें ब्राइट शो साम्राज्य का नागरिक बनने के लिए केवल 1000 वर्ष बिताने पड़े और शांति से रहने की अनुमति मिल जाए तो हर कोई ऐसा करने को तैयार होगा। हालांकि यह मानकर चला गया था कि वे 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं। सुनने में तो तीसरा बगनेस्ट कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी। चांदी के कवच वाले आदमी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन मुझे आपको आगाह करना होगा कि तीसरा बगनेस्ट वह जगह है जिसका इस्तेमाल हमारा ब्राइट शो साम्राज्य बगबीस्ट पालने के लिए करता है। दरअसल ये हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घोंसला है। इसके अंदर कई शक्तिशाली बगबीस्ट हैं, जिनमें से कुछ की तुलना संसार दावलॉर्ड से की जा सकती है। चांदी के कवच वाले आदमी ने आगे कहा, वहाँ कुछ बगबीस्ट कमजोर हैं, कुछ ताकतवर। कुछ बगबीस्ट तो ऐसे भी हैं जो ताकत में मेरे बराबर हैं और वे सभी तीसरे बगनेस्ट में रहते हैं। चांदी के कवच वाला आदमी हंसा। अगर तुम यह विकल्प यानी चौथा विकल्प चुनते हो तो तुम्हें तीसरे बगनेस्ट में 1000 साल बिताने होंगे। अगर तुम इतने भाग्यशाली रहे कि किसी शक्तिशाली बगबीस्ट से नहीं टकराए तो तुम आसानी से 1000 साल तक जीवित रह सकते हो। लेकिन अगर बदकिस्मत रहे और किसी ज्यादा शक्तिशाली बगबीस्ट से टकरा गए तो तुम लगभग तुरंत मर सकते हो। हमने जो अतीत में देखा है उसके आधार पर लगभग 10 में से एक साधक चौथे विकल्प से बच पाएगा। 10 में से सिर्फ एक। पर्वत शिखर पर बैठे साधकों और पथभ्रष्टों सभी को दबाव का एहसास हुआ। यहाँ तक कि जीनिंग और गोरहो जैसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञों तथा कुछ रहस्यमय जीवन रूपों जिनके पास अविश्वसनीय शक्तियां थीं, ने भी इस विकल्प को चुनने का विचार तुरंत त्याग दिया। इस विकल्प के लिए किस्मत की जरूरत थी। वे विश्व स्तरीय साधक थे और उनमें से सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली भी केवल पहले चरण के दावलॉर्ड से ही लड़ने में सक्षम थे। बुगनेस्ट थरी के पास कई भयानक बगबीस्ट थे और चांदी के कवच वाले आदमी के अनुसार कुछ बगबीस्ट उसके जितने ही शक्तिशाली थे। अगर वे उन बगबीस्ट से टकरा जाते तो उनका विनाश निश्चित था। वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञ भी ऐसे भाग्य आधारित परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। पांचवां विकल्प। चांदी के कवच वाले आदमी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। मुझे पांचवां विकल्प समझाओ, चांदी के कवच वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मानो वह वहां मौजूद हर एक साधक और एबेरेंट की सच्ची आत्मा को चुरा घूम रही हो। पांचवां विकल्प है एस्ट्रल द्वीप पर जाकर रहना। तुम्हें बस जिंदा रहना है। एस्ट्रल द्वीप पर तुम्हारे सामने आने वाले सभी विरोधी विश्व स्तरीय साधक होंगे। तुम्हें उनसे लड़ना होगा और अंत में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जीवित रहने और वहां से जाने की अनुमति दी जाएगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें एस्ट्रल द्वीप पर क्या करना होगा? एक सफेद वस्त्रधारी अत्यंत सुंदर व्यक्ति जिसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था बोला। चांदी के कवच वाली महिला ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर शांति से बोली, एक बार जब तुम एस्ट्रल द्वीप समूह जाओगे तो तुम्हें बता दिया जाएगा।
सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारे विरोधी दूसरे विश्व स्तरीय साधक होंगे जिन्हें इसी तरह अनंत प्रदेशों से अपहरित किया गया था। केवल सबसे प्रतिभाशाली साधक ही द्वीप पर जीवित बचेंगे और उन्हें ही इसे छोड़ने की अनुमति होगी। लगभग 100 में से एक ही जीवित बचेगा। क्या 100 में से केवल एक? लेकिन ये पागल है। वहाँ हर कोई विश्व स्तर पर है, सभी कृषक और पथभ्रष्ट लोग, साथ ही एओनियंस के गुप्त वंशज। ये सुनकर हैरान रह गए। सच तो ये था कि निंग और अन्य अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति पांचवें विकल्प की ओर झुक रहे थे, क्योंकि पांचवें विकल्प में उनका मुकाबला केवल विश्व स्तरीय साधकों से ही होगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपने अधिकांश साथियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वे तीसरे बगनेस्ट में अपनी किस्मत दांव पर लगाने को तैयार नहीं थे। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच था कि पांचवें विकल्प में हताहतों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। क्या 100 में से केवल एक ही जीवित बचेगा? यहाँ तक कि निंग भी अवाक रह गया। दाव गठबंधन भी ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करने का साहस नहीं कर सकता था। प्रत्येक विश्व स्तरीय साधक के पास आमतौर पर ऐसे गुरु या संप्रदाय होते थे जो उनका समर्थन करते थे। ब्राइट शो साम्राज्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने अनंत प्रदेशों से बाहरी लोगों का अपहरण कर लिया था, बिना इस बात की परवाह किए कि वे मरेंगे या नहीं। केवल वे ही हारने वालों को बाहर निकालने के लिए ऐसा क्रूर तरीका अपनाते थे। हालांकि मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन यह मेरे साथी साधकों के बीच ही है। यहाँ कई पथभ्रष्ट लोग भी हैं जिन्हें अपहरण करके यहाँ लाया गया था। निंग की सबसे बड़ी चिंता पथभ्रष्ट लोगों से निपटना था। कुछ कमजोर थे, साधकों से कहीं ज्यादा कमजोर, हालांकि उनके पास कुछ खास तकनीकें थीं। दुर्भाग्य से कुछ तो बहुत शक्तिशाली थे। शक्तिशाली एबेरेंट्स को आमतौर पर कुछ जन्मजात क्षमताएं प्राप्त होती थीं जो उन्हें कुछ क्षेत्रों में अविश्वसनीय रूप से कुशल बनाती थीं। उदाहरण के लिए कुछ एबेरेंट्स ब्रह्म में कुशल थे जो संभवतः विश्व स्तरीय हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स को भी मात दे सकते थे। ये समझना जरूरी है कि निंग को आज तक एक भी विश्व स्तरीय हार्टफोर्स कल्टीवेटर नहीं मिला था। 100 में से सिर्फ एक ही बचेगा। मेरे विरोधियों में साधक और पथभ्रष्ट दोनों होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या चुनना चाहिए? निंग इस सवाल पर विचार करने लगा। 5 विकल्प। पहले 3 विकल्प बहुत सुरक्षित हैं। चांदी के कवच वाले पुरुष और चांदी के कवच वाली महिला ने एक दूसरे को देखा। चांदी के कवच वाले पुरुष ने सहजता से कहा, एक संसार दावलॉर्ड बनो। एक संसार दावलॉर्ड का संरक्षण प्राप्त करो, या एक संसार दावलॉर्ड के सदा के लिए गुलाम बन जाओ। बेशक तुम खनन का विकल्प भी चुन सकते हो। ये सभी विकल्प बिना किसी जोखिम के हैं। बहुत कम लोग पहले 3 विकल्प चुनेंगे। संसार दावलॉर्ड बनना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे आप सिर्फ इसलिए कर सकते थे क्योंकि आप ऐसा चाहते थे। संसार दावलॉर्ड का संरक्षण प्राप्त करना उतना संभव नहीं था। गुलाम बनो, कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। विश्व स्तरीय साधक स्वेच्छा से किसी दूसरे का गुलाम बनने को तैयार नहीं थे। वे सभी जानते थे कि ब्राइट शो साम्राज्य का नागरिक बनना एक बहुत बड़ा वरदान होगा, लेकिन निम्नतम जाति का गुलाम बनने का मतलब था कि शायद उनके भविष्य की कोई संभावना नहीं होगी। 1000 अराजकता चक्रों के लिए मेरा ये बहुत लंबा था। चौथा विकल्प है कि तीसरे बगनेस्ट में 1000 साल तक जिंदा रहा जाए। लगभग 10 में से एक ही बचेगा। चांदी के कवच वाले आदमी ने आगे कहा। 5वां विकल्प है कि एस्ट्रल द्वीप समूह पर जाकर अपने साथियों से मुकाबला करो। 100 में से एक ही बचेगा। हुश 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 हुश। चांदी के कवच वाले व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया, जिससे प्रकाश की 4 धाराएं तुरंत प्रकट हुईं और पर्वत शिखर को विभाजित कर दिया। जो दूसरा विकल्प चुनते हैं वे पहले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जो तीसरा विकल्प चुनते हैं वे दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह क्षेत्र चौथे विकल्प के लिए है। यह क्षेत्र 5वें विकल्प के लिए है। चांदी के कवच वाले व्यक्ति ने बारी बारी से हर दीवार की ओर इशारा किया, फिर पहाड़ की चोटी पर मौजूद सभी लोगों पर अपनी नजर घुमाई। अपने रास्ते चुनो। पहाड़ की चोटी पर मौजूद सभी लोग हिलने डुलने लगे। कई लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन चांदी के कवच पहने उस जोड़ी ने किसी को भी जल्दी नहीं की। वे बस वहीं चुपचाप खड़े होकर इंतजार करते रहे। धीरे धीरे लोगों ने अपनी पसंद चुननी शुरू कर दी। एक साधक दूसरे क्षेत्र में कदम रखता था। ये खदानों में लगभग 1000 अराजकता चक्र बिताने के निर्णय का प्रतिनिधित्व करता था। तभी उनके पास ब्राइट शो साम्राज्य का नागरिक बनने के लिए पर्याप्त अयस्क होगा। मैं बहुत कमजोर हूँ। तीसरे बगनेस्ट या एस्ट्रल द्वीप समूह दोनों में मेरे बचने की संभावना बहुत कम है। साधक ने वहां खड़े होकर अपना सिर हिलाया। उसके चुनाव के बाद कई अन्य साधकों ने भी चुनाव करना शुरू कर दिया। अधिकांश साधकों ने तीसरा, चौथा या 5वां विकल्प चुना। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या चुनाव करना चाहिए? सु यूजी ने मन ही मन पूछा। मैं 5वां विकल्प चुन रहा हूँ, निंग ने मन ही मन जवाब दिया। निंग के पास यही एक विकल्प था। वह पहले 3 विकल्पों में से किसी एक को नहीं चुन सकता था, क्योंकि उसे एक ही अराजकता चक्र में वास्तवन महल पहुंचना था। उसे ब्राइट शो साम्राज्य का नागरिक बनने के बाद ही वहां से जाने की अनुमति थी। निंग खनन में समय बर्बाद नहीं कर सकता था, और जाहिर है कि वह किसी और का गुलाम बनने को तैयार नहीं था। उसके पास तुरंत संसार दावलॉर्ड बनने की क्षमता भी नहीं थी। बगनेस्ट की बात करें तो ये पूरी तरह से किस्मत का मामला था। निंग अपनी किस्मत को किस्मत पर बिल्कुल नहीं छोड़ता था। आखिरकार उसे अपनी क्षमताओं पर ज्यादा भरोसा था। 5वां विकल्प। सु यूजी क्षण भर के लिए झिझकी। तो मैं भी 5वां विकल्प चुनूंगी, निंग ने कहा। खुद पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी बदल देने वाला फैसला है। जो विकल्प आपको सबसे ज्यादा सही लगे उसे चुनिए। मैं 5वां विकल्प चुनती हूँ, सु यूजी ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे पता है कि मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन आपने मुझे जो कीड़े मकोड़े उधार दिए हैं उनके साथ मैं अपना काम चला सकती हूँ।
मैं कोई और विकल्प चुनने को तैयार नहीं हूँ। निंग ने सिर हिलाया। जैसा कि उसने देखा, ज्यादातर साधक पांचवां विकल्प ही चुनेंगे। ज्यादातर साधक अपने जीवन के अनगिनत साल बर्बाद करने, हमेशा के लिए गुलाम बनने या सब कुछ किस्मत पर छोड़ देने के बजाय अपने ही स्तर के दूसरे साधकों से युद्ध करना ज्यादा पसंद करेंगे। निंग ने अचानक एक कंगन निकाला और उसे सु यूजी को थमा दिया। यूजी, इसमें वे 18 हेलविंड गोलेम हैं। ये मेरे ज्यादा काम के नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम इनका और अपने 51 बगबीस्ट का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे इस एस्ट्रल आइलैंड्स में बचने की कुछ संभावना जरूर होगी। मैंने हेलविंड गोलेम को पहले ही आदेश दे दिया है कि वे हर बात में तुम्हारी आज्ञा माने। तुम उन्हें आसानी से बांध पाओगे। गुरुजी, ये आपके काम आएंगे। सु यूजी घबराने लगी। वह जानती थी कि पांचवां विकल्प कितना खतरनाक होगा, क्योंकि 100 में से केवल एक ही बचेगा। यहाँ तक कि विपत्तगामी लोग भी इसमें भाग लेंगे। बस इसे ले लो, निंग ने दोहराया। सु यूजी ने सफेद वस्त्र पहने उस युवक को घूरकर देखा। पहले तो उसने जी निंग की अनुचर बनने का फैसला सिर्फ उसकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए किया था, लेकिन जब दोनों ने साथ में काफी समय बिताया तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि जी निंग असल में किस तरह का इंसान है। जी निंग शांत और निश्चिंत दिखता था, लेकिन वह दूसरों को आसानी से स्वीकार नहीं करता था। हालांकि एक बार जब वह स्वीकार कर लेता तो वह उस व्यक्ति को जीवन भर का दोस्त मान लेता। सु यूजी को हमेशा से एहसास था कि जी निंग के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। उसने इस विषय को समझने की कोशिश की थी, लेकिन कभी कोई प्रगति नहीं कर पाई थी। चलो चलें। निंग ने सु यूजी के हाथों में कंगन थमा दिया और पांचवें विकल्प वाले क्षेत्र की ओर चल पड़ा। सु यूजी ने सिर हिलाया और उसके साथ साथ चलने लगा। 30,000 से ज्यादा साधक और हजारों पथभ्रष्ट, हर एक ने अपनी अपनी पसंद चुनी। निंग को सचमुच आश्चर्य इस बात से हुआ कि 23 साधकों और 2 पथभ्रष्टों ने वास्तव में दूसरा विकल्प चुना। ये समझना जरूरी है कि इस जगह पर सभी की यह पहली यात्रा थी। स्थानीय संसार डाउनलॉर्ड्स में से किसी को भी कोई नहीं जानता था, जिसका अर्थ था कि दूसरा विकल्प चुनना गुलाम बनने के समान था। मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, निंग ने सोचा। गुलाम बनने के भी कुछ फायदे थे। आप ब्राइट शो किंगडम के नागरिक बन जाते, हालांकि सबसे निचले स्तर के सदस्यों में से एक, और आपको ब्राइट शो किंगडम के रहस्यों तक कम से कम कुछ पहुंच मिल जाती। तीसरा विकल्प खनन। 1000 से ज्यादा किसानों और 100 से ज्यादा पथभ्रष्ट लोगों ने इस विकल्प को चुना। चौथा विकल्प बगनेस्ट से बचना। 5000 से ज्यादा किसानों और 200 से ज्यादा पथभ्रष्ट लोगों ने इस विकल्प को चुना। पांचवां विकल्प एस्ट्रल द्वीप समूह में जीवित रहना। शेष सभी व्यक्तियों ने यही विकल्प चुना। पुस्तक 26, अध्याय 27, 6 स्तर। जिन लोगों ने अन्य विकल्प चुने उन सभी को 4 काले कवचधारी अनुचरों ने सुरक्षित बाहर निकाला, और जिन लोगों ने एस्ट्रल द्वीप समूह पर जाने का विकल्प चुना उन्हें चांदी के कवचधारी 2 सैनिकों ने सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल यह कोई एस्कॉर्टिंग नहीं थी, उन्हें सीधे एक संपत्ति खजाने में घसीटा गया था। फुफ फुफ। चांदी के कवच पहने पुरुष और स्त्री पहाड़ की चोटी से उड़कर ब्राइट शो साम्राज्य के एक अलग हिस्से की ओर चले गए। वे शारीरिक रूप से उड़े क्योंकि ब्राइट शो साम्राज्य में टेलीपोर्ट करना असंभव था। उड़ना ही एकमात्र विकल्प था। उड़ान में काफी दिन लगने वाले थे। उनकी यात्रा का 11वां दिन। अरे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जी निंग और 30,000 से ज्यादा साधक और पथभ्रष्ट अभी भी उस जागीर जगत में थे। निंग को अचानक एहसास हुआ कि उसकी 3 मिरजनो पेंटिंग्स दूर किसी चीज से गूंज रही हैं। क्या ब्राइट शो साम्राज्य में कोई और मिरजनो पेंटिंग है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे यही चाहिए। चांदी के कवच वाली जोड़ी के इस क्षेत्र से गुजरने के बाद नीचे झील के पानी से अचानक हरे रंग की सरीसृप त्वचा वाला एक अजीबोगरीब एलियन जीव प्रकट हुआ। उस जीव ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और चांदी के कवच वाली जोड़ी को देखा जो अब अरबों किलोमीटर दूर थी। जब जीव ने चांदी का कवच देखा तो उसका चेहरा बदल गया। क्या वह एक मिरजनो पेंटिंग थी? वे 2 प्रमुख शक्तियां 12 महलों से आती हैं। इसे उन विश्व स्तरीय साधकों में से किसी एक के पास होना चाहिए जिन्हें उन्होंने अगवा कर लिया था, और अब वे उसे ले जा रहे हैं। धिक्कार है, मैं पहले ही एस्ट्रल द्वीप छोड़ चुका हूँ। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि निंग को मिरजनो पेंटिंग का आभास हो गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। आखिरकार उन सभी ने 1.5 महीने से ज्यादा समय उस जायदाद की दुनिया में बिताया। फुश। अचानक सभी साधक और पथभ्रष्ट लोग संपदा विश्व से बाहर भेज दिए गए। मैं कहाँ हूँ? निंग और बाकी सभी लोग उत्सुकता से अपने आसपास की चीजों को देख रहे थे। उनके सामने एक विशाल अंधकार में गर्त था जो सारे प्रकाश को निगल रहा था, जिससे उनमें से किसी के लिए भी इस गर्त की तह तक देख पाना असंभव था। उस गहरे गर्त के ठीक ऊपर द्वीपों की एक श्रृंखला मंडरा रही थी, जिनमें से प्रत्येक का आकार लगभग 300 मीटर था। ये लाखों की संख्या में उड़ते हुए द्वीप थे। ये घना समूह हवा में लटका हुआ था और लगातार घूम रहा था। कुछ द्वीप दूसरों से ऊंचे थे। निचली परत में 99% से ज्यादा द्वीप थे। निंग का अनुमान था कि वहां 3 लाख से ज्यादा द्वीप होंगे। दूसरे स्तर पर लगभग 20,000 द्वीप थे। तीसरे स्तर पर 3,000 द्वीप थे। चौथे स्तर पर 100 द्वीप थे। 5वें स्तर पर केवल 12 द्वीप थे। छठा स्तर सबसे ऊंचा था और इसमें केवल एक ही द्वीप था। ये एस्ट्रल द्वीप हैं। चांदी के कवचधारी व्यक्ति ने हवा में उड़ते द्वीपों की ओर इशारा किया। हर एक एस्ट्रल द्वीप पर एक विश्व स्तरीय साधक है। सब लोग। निंग बाकी सबकी बड़बड़ाहट सुन सकता था। इसका मतलब था कि यहाँ 3 लाख से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक इकट्ठे हुए थे। एस्ट्रल द्वीप समूह के साधकों को तभी पदोन्नति मिल सकती है जब वे समान स्तर या उससे ऊंचे स्तर के साधकों को चुनौती दें, चांदी के कवच वाले व्यक्ति ने कहा।
अगर आप अपने समान स्तर के किसी व्यक्ति के खिलाफ लगातार 10 जीत हासिल कर लेते हैं तो आपको अगले उच्च द्वीप पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। लगातार 10 बार और जीतें और आपको फिर से पदोन्नति मिल जाएगी। अगर आप एक भी लड़ाई हार गए, अगर आप भाग्यशाली रहे तो बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक स्तर नीचे कर दिया जाएगा। सबके चेहरे पीले पड़ गए। निंग ने उड़ते हुए द्वीपों को घूरा। आखिरकार उसे समझ आया कि ये उड़ते हुए द्वीप असल में क्या दर्शाते हैं। छठे स्तर पर एकमात्र द्वीप पर एक साधक रहता था जिसने छठे स्तर पर पहुंचने से पहले 5वें स्तर के कम से कम 10 साधकों को हराया था। ऐसा करने के बाद दूसरे उसे चुनौती दे सकते थे, लेकिन उसके पास चुनौती देने के लिए कोई और नहीं होता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ब्राइट शो साम्राज्य के नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना होगा? एक साधक ने तुरंत कहा। अधीर मत हो। चांदी के कवच वाला आदमी मुस्कुराया। एस्ट्रल द्वीप चुनना वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प था। जिन लोगों ने गुलाम बनने का विकल्प चुना उन्होंने अपना भविष्य खो दिया, जबकि जो लोग खदानों में गए वे हजारों अराजकता चक्रों तक वहां रहेंगे। मुझे आश्चर्य है कि कोई इन दो विकल्पों पर विचार भी करेगा। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि वे क्या सोच रहे थे। जिन लोगों ने बगबीस्ट घोंसलों को चुना उन्हें शायद खुद पर और अपनी ताकत के स्तर पर शक था, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। चांदी के कवच वाले आदमी ने उनकी तरफ देखा। लेकिन आप सभी में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय है। आपने वो रास्ता चुना है जिसमें बचने की संभावना सिर्फ 1% है। चांदी के कवच वाले व्यक्ति ने आगे कहा। यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह पर आपको कई द्वंद्व युद्धों में भाग लेना होगा। अगर आप ब्राइट शो साम्राज्य के नागरिक बनना चाहते हैं तो इसका उत्तर वास्तव में बहुत सरल है। जब तक आप एक संपूर्ण विरासत प्राप्त कर लेते हैं तब तक आप ब्राइट शो साम्राज्य के नागरिक बन जाएंगे। एक संपूर्ण विरासत प्राप्त करें। सभी उपस्थित साधक और पथभ्रष्ट लोग हैरान थे। ठीक है, हर बार जब आप एस्ट्रल द्वीप समूह पर किसी दुश्मन को हराएंगे तो आपको उनकी विरासत की एक विरासत मिलेगी, चांदी के कवच वाले आदमी ने कहा। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली हार्टफोर्स कल्टीवेटर द्वारा बनाई गई विरासत 3600 विरासत खजानों में फैली हो सकती है। अगर आप सभी 3600 टुकड़े हासिल कर लें और पूरी विरासत को एक साथ जोड़ दें तो आप ब्राइट शो साम्राज्य के नागरिक बन जाएंगे। एक हृदय बल विरासत। वहां उपस्थित सभी लोग, जिनमें निंग भी शामिल थी, आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। इस शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स द्वारा, शक्तिशाली हृदय बल साधक द्वारा निर्मित विरासत भला कैसे सरल हो सकती है? ये समझना होगा कि कई ज्येष्ठ देवता और पूर्वज अमर थे जो हृदय बल में निपुण थे, लेकिन हृदय बल के विश्व स्तरीय साधक बहुत कम थे। जहाँ तक संसार डाउनलॉर्ड्स का प्रश्न है, जिनके पास हृदय बल था वे तो और भी दुर्लभ थे, स्वाभाविक रूप से। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कोई भी हृदय बल विरासत 3600 विभिन्न खजानों में फैली होगी। इसे वास्तव में सबसे उच्च स्तरीय विरासतों में से एक माना जाएगा। कई अन्य विरासतें हैं जो केवल 1000 विरासत खजानों में फैली हुई हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो 500 या 200 खजानों में फैली हुई हैं। एक बार जब आप एस्ट्रल द्वीप समूह पर पहुंच जाते हैं तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सा विरासत खजाना किस द्वीप पर स्थित है, और आप उस व्यक्ति को चुनौती दे सकते हैं जिसके पास वह है जो आप चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये केवल तभी है जब आप द्वंद्व युद्ध का अनुरोध करने के योग्य हों। उदाहरण के लिए, छठे स्तर पर एकमात्र साधक किसी को भी चुनौती देने के योग्य नहीं है। उसे दूसरों द्वारा उसे चुनौती देने की प्रतीक्षा करनी होगी। संक्षेप में, अगर आप एक पूरी विरासत को एक साथ जोड़ सकते हैं तो आप जाने की अनुमति मांग सकते हैं और ब्राइट शो किंगडम के नागरिक बन सकते हैं। अगर आप 2 पूरी विरासतों को एक साथ जोड़ सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से जाना होगा। चांदी के कवच वाला आदमी अचानक हंस पड़ा। लेकिन हाँ, आप हमेशा वही कर सकते हैं जो छठे स्तर पर बैठे उस व्यक्ति ने किया है। उसने एक पूरी विरासत हासिल की, जानबूझकर उसके कुछ टुकड़े गंवा दिए, फिर दूसरी पूरी विरासत जीती, फिर उसके कुछ और टुकड़े गंवा दिए, और नतीजा ये हुआ कि उसने धीरे धीरे 8 अलग अलग विरासतों का एक पुस्तकालय बना लिया। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? निंग और अन्य लोग तुरंत अवाक रह गए। अगर आप एक विरासत को जोड़ पाते तो आप जा सकते थे। अगर आप 2 विरासतों को जोड़ पाते तो आपको जाना पड़ता। इसमें वाकई कोई खामी थी। एस्ट्रल द्वीप समूह में कुल 99 शक्तिशाली विरासतें हैं और ये सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। चांदी के कवच वाला आदमी हंसा। ब्राइट शो साम्राज्य के आम नागरिकों के लिए इतनी शक्तिशाली विरासतों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि 99 अमूल्य विरासतें यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में मौजूद हैं। दुर्भाग्य से ये कई अलग अलग खजानों में फैली हुई हैं। अगर तुममें पर्याप्त शक्ति है तो आगे बढ़ो और दूसरे साधकों को हराकर उनके खजानों पर कब्जा करो। चांदी के कवचधारी व्यक्ति ने आगे कहा। याद रखना, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक ही द्वंद्व युद्ध लड़ने की इजाजत है। अगर तुम एक पूरा महीना बिना एक भी विरासत का खजाना अपने नाम किए गुजारोगे तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए तुम युद्ध से बचकर आराम नहीं कर सकते। निंग और अन्य लोग तुरंत समझ गए। हारने वालों के विरासत के खजाने जब्त कर लिए जाएंगे। अगर उनके पास एक भी विरासत का खजाना नहीं होता तो दूसरे साधक उसकी परवाह भी नहीं करते, और नतीजा ये होता कि वे बेफिक्र होकर जिंदगी जीते। हालांकि ब्राइट शो साम्राज्य ऐसा नहीं चाहता था। अगर आपके पास 1 महीने से ज्यादा समय तक एक भी विरासत का खजाना नहीं होता तो आप नाश हो जाते।
ब्राइट शो किंगडम आपको मौत के घाट उतार देगा। अन्य विश्व स्तरीय साधक भी आपको मारने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप विरासत के खजाने का पूरा सेट हासिल करने के करीब पहुंचते जाएंगे, चीजें उतनी ही मुश्किल होती जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 199 विरासत के खजाने हैं और आपको बस एक और चाहिए, तो दूसरे साधक आप में दिलचस्पी ले सकते हैं और आपको मारकर आपका सब कुछ लूटने की कोशिश कर सकते हैं। जो लोग सचमुच सर्वोच्च स्तर की विरासत के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनकी मृत्यु की संभावना और भी ज्यादा होगी। जो लोग कुछ कमजोर विरासत के लिए प्रयास करेंगे, उनकी मृत्यु दर कम होगी। निंग इस सिद्धांत को समझ गया। ये जगह खतरे के साथ साथ बड़े अवसर की भी है। 99 विरासतें, हाँ, अनंत प्रदेशों में ऐसी विरासत पाने का मौका न मिलने पर भी आप अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डालेंगे। यहाँ आप में से हर एक के पास एक मौका है। दरअसल आप भी वही कर सकते हैं जो यह आदमी कर रहा है। चांदी के वस्त्रधारी व्यक्ति ने छठे तल पर साधक की ओर इशारा किया। इसने पहले ही 8 विरासतें जोड़ दी हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन हाँ, तुम्हें भी सावधान रहना होगा, कहीं तुम मर न जाओ। चांदी के कवच वाले आदमी ने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। बूढ़े और 31,091 सूक्ष्म द्वीप बनाओ हम। अंधेरे गर्त से एक गहरी आवाज गूंजी। धमाका धमाका धमाका। उस घने अंधेरे में से अचानक तारों की एक श्रृंखला उभरने लगी। पुस्तक 26, अध्याय 28, आगमन। जी निंग और अन्य लोग विभिन्न आकाशीय द्वीपों के पास से उड़कर गुजरे। जाओ। चांदी के कवच वाले आदमी ने अपना हाथ हिलाया, जिससे शक्ति का एक विस्मयकारी विस्फोट हुआ जिसने विश्व स्तरीय हर एक साधक को झकझोर दिया। निंग जैसे व्यक्ति को भी लगा कि शक्ति का यह उभार लगभग अप्रतिरोध्य था। निंग ने शक्ति के उस उभार का अनुसरण किया, जिससे वह आगे बढ़ते हुए निकटतम आकाशीय द्वीप की ओर उड़ चला। मास्टर, सु यूजी की आवाज निंग के दिमाग में गूंज उठी। निंग ने उसकी ओर देखा। सु यूजी दूर कहीं दूर थी। वह भी एक आकाशीय द्वीप की ओर उड़ गई थी, लेकिन वह निंग को घूर रही थी। सावधान रहो, निंग ने मन ही मन कहा। तुम भी? सु यूजी की आंखों में लालसा थी। निंग मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह कुछ नहीं कर सकता था। एक बार जब उन्होंने एस्ट्रल द्वीप समूह के मुकदमे को चुनौती देने का फैसला कर लिया, तो हर एक साधक को खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। उसके लिए सु यूजी की रक्षा करना जारी रखना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उसने वह सब कुछ कर दिया था जो वह कर सकता था। बाकी अब उस पर निर्भर था। विभिन्न साधक और पथभ्रष्ट लोग अपने अपने द्वीपों की ओर उड़ गए और फिर वे तुरंत सबसे निचले द्वीपों पर उतर गए। चांदी के कवचधारी पुरुष और स्त्री दोनों दूर से ही देखते रहे। हालांकि इस बार हेगेमोन अंतहीन प्रदेशों से ज्यादा लोगों को नहीं पकड़ पाया, फिर भी वह कुछ ऐसे लोगों को पकड़ने में कामयाब रहा जिनमें अविश्वसनीय प्रतिभा और क्षमता है। चांदी के कवच वाली महिला मुस्कुराई। हम? चांदी के कवच वाले आदमी ने सिर हिलाया। ब्राइट शो साम्राज्य अनंत प्रदेशों के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली संगठनों में से एक था। स्वाभाविक रूप से इसका अपना एक क्षेत्र था जहां इसके अनगिनत निवासी रहते थे और इसके अपने विश्व स्तरीय साधक भी थे जिन्हें ये पालता था। हालांकि सर्वशक्तिमान हेगेमोन कभी कभी अनंत प्रदेशों से होनहार लोगों का अपहरण कर लेता था। आमतौर पर वह ज्यादा लोगों को नहीं पकड़ता था, 1 लाख से कम। अनंत प्रदेशों की विशालता की तुलना में ये राशि काफी कम थी और इसलिए अन्य प्रमुख शक्तियां उसके कार्यों को सहन करने को तैयार थीं। कोई भी इतनी छोटी सी बात पर हेगेमोन से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। आपको क्या लगता है कि कितने लोग 5वें या 6ठे स्तर तक पहुंच पाएंगे? चांदी के कवच वाली महिला ने पूछा। 5वां स्तर? मैं अनुमान लगा रहा हूँ 10वां। 6ठे स्तर की बात करें तो कहना मुश्किल है। हो सकता है कि उनमें से कोई भी वहां न पहुंच पाए। चांदी के कवच वाले आदमी की नजर सैकड़ों हजारों सूक्ष्म द्वीपों के शिखर पर उस अकेले द्वीप की ओर गई जो 6ठे स्तर पर स्थित था। बर्टुलू, मुझे आश्चर्य है कि वह हमारे 12 महलों में से कौन सा चुनेगा। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह हृदय का महल या दीप्ति का महल होगा। चांदी के कवच वाली महिला ने आह भरी। बहुत लंबा समय हो गया है जब हमारे ब्राइट शो साम्राज्य को उसके जैसा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति मिला हो। वह मूल रूप से एक बेहद दिलचस्प पथभ्रष्ट व्यक्ति था। किसने सोचा था कि वह वास्तव में प्राचीन साधकों के बराबर हो जाएगा? ठीक है, जब मैंने पहली बार बर्टुलू को देखा था तो मैंने भी उसे कोई प्राचीन साधक ही समझा था। चांदी के कवच वाले आदमी ने आह भरी। कितना चमकदार रूप है। हेगेमोन भी उस पर ध्यान दे रहा है। हॉट पैलेस और रेडिंट पैलेस उसके लिए गुप्त रूप से भयंकर युद्ध कर रहे हैं। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि बर्टुलू उनके साथ शामिल हो जाएगा। दुर्भाग्य से वह तलवारबाजी में कुशल नहीं है। अगर होता तो मैं चाहती कि वह हमारे तलवार महल में शामिल हो जाए। चांदी के कवच वाली महिला ने सिर हिलाया। चलो चलें, हमारा मिशन पूरा हो गया है। दोनों ने 6ठे तल पर स्थित एकमात्र द्वीप पर आखिरी बार नजर डाली। फिर वे प्रकाश की 2 धारियों में बदल गए जो तेजी से गायब हो गईं। दोनों जानते थे कि बर्टुलू जब चाहे संसार डाउनलोड के स्तर तक पहुंच सकता है। एक बार जब वह सफलता हासिल कर लेता है, भले ही वह केवल पहले चरण का डाउनलोड होगा, वह संभवतः तीसरे चरण के अधिकांश डाउनलोड जितना ही शक्तिशाली होगा। अगर ऐसा है तो वह उन दोनों के लिए बिल्कुल सही होगा। यहाँ तक कि हेगेमोन भी इस अद्वितीय प्रतिभा पर ध्यान दे रहा था। दोनों उसे बराबरी का मानते थे। निंग अपने शांत आकाशीय द्वीप से गुजर रहा था। ये द्वीप केवल 300 मीटर आकार का था, लेकिन इसमें एक सुंदर सा छोटा सा निवास था जो वास्तव में कई अनोखी मूर्तियों से सुसज्जित था। जैसे ही निंग इस आकाशीय द्वीप पर उतरा, उसने उसे अपना स्वामी पहचान लिया।
आज से मैं यहाँ काफी लंबे समय तक रहूंगा। एक विचार के साथ निंग ने निवास का स्वरूप बदलने की इच्छा व्यक्त की ताकि यह उन घरों जैसा दिखे जिनमें वह पृथ्वी पर रहते हुए रहा था। उसने घर का दरवाजा धक्का देकर खोला। घर के अंदर दरअसल एक रिक्लाइनिंग सोफा रखा था। निंग सोफे पर लेट गया, फिर लापरवाही से हाथ हिलाया, जिससे एक सुनहरी किताब प्रकट हुई और निंग के हाथों में आ गई। इस स्वर्णिम पुस्तक में अन्य 3 लाख से ज्यादा द्वीपों का भी विवरण था। उन द्वीपों के हर एक साधक के पास विरासत का एक टुकड़ा था। इस पुस्तक में यहाँ मौजूद 99 बहुमूल्य विरासतों के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। सबसे पहली विरासत हार्टफोर्स विरासत है, एक ऐसी विरासत जो एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर डॉलॉर्ड फेदरड्रेस द्वारा बनाई गई थी, जो देवमज के कगार पर पहुंच गया था। ये हार्टफोर्स विरासत रहस्यमयी है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हर एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर समान स्तर के साधकों के बीच शक्ति के शिखर पर होता है। डॉलॉर्ड फेदरड्रेस कभी सभी अनंत प्रदेशों में सबसे शक्तिशाली डॉलॉर्ड था। अफसोस, वह अपने देवमज में विफल रहा। मरने से पहले उसने एक शाश्वत सम्राट का वध किया, और यह विरासत एक शाश्वत सम्राट की विरासत जितनी ही मूल्यवान है। इसे 3600 भागों में विभाजित किया गया है। यदि आप 3600 विरासत खजानों को इकट्ठा करके उन्हें एक साथ मिला दें तो आपको इस विरासत तक पहुंच प्राप्त होगी। दूसरी विरासत स्पेस टाइम विरासत है, एक ऐसी विरासत जो सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने स्वयं छोड़ी है। हालांकि यह पूरी तकनीक का केवल पहला अध्याय है। यह आपको अंतहीन प्रदेशों में बिना किसी डर के घूमने के लिए पर्याप्त होगा। यह 1800 विभिन्न विरासत खजानों में बिखरी हुई है। यदि आप सभी 1800 विरासत खजानों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप इस विरासत को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 की विरासत सभी 99 विरासतों की विस्तृत रैंकिंग थी। सबसे शक्तिशाली विरासतों के लिए कुल 3600 विरासत खजानों की आवश्यकता थी। सबसे कमजोर विरासतों के लिए मात्र 100 विरासत खजानों की आवश्यकता थी। हालांकि निंग उनमें से कई से बहुत प्रभावित था, फिर भी उसने मन ही मन सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, ये केवल कमजोर विश्व स्तरीय साधकों को छांटने का स्थान है। ब्राइट शो साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली विरासतें यहाँ नहीं हैं। दूसरी विरासत सर्वशक्तिमान हेगेमोन द्वारा छोड़ी गई थी। अगर यह पूरी विरासत होती तो यह एक अविश्वसनीय वरदान होता, लेकिन अफसोस, ये तो बस पहला अध्याय था। कुल 99 विरासतें। हेगेमोन ने केवल दूसरी विरासत ही छोड़ी थी। बाकी 99 विरासतें विभिन्न डाउनलॉर्ड से आई थीं। एक डाउनलॉर्ड की विरासतें और एक शाश्वत सम्राट की विरासतें बिल्कुल अलग अलग चीजें थीं। डाउनलॉर्ड फेदरड्रेस या डाउनलॉर्ड ऑलगॉड जैसे सम्राट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जो शाश्वत सम्राटों की बराबरी करने या उनसे भी आगे निकलने में सक्षम थे। हालांकि हर एक शाश्वत सम्राट कम से कम उनके सामान्य स्तर का था, और कुछ तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। तुलनात्मक रूप से सम्राट मिरजनो की 4 पेंटिंग और विरासतें इन 99 विरासतों से अधिक मूल्यवान थीं। हालांकि वह नंबर 1 विरासत हार्टफोर्स विरासत काफी मूल्यवान है। मुझे लगता है कि वह सम्राट मिरजनो की विरासत के बराबर है। निंग ने पूरी किताब ध्यान से पढ़ी। निंग को तलवारबाजी की कला चाहिए थी, और 2 तरह की तलवारबाजी उपलब्ध थी। एक 19वीं रैंक की थी, दूसरी 73वीं रैंक की। दोनों ही डाउनलॉर्ड्स द्वारा छोड़ दी गई थीं। अगर मुझे मौका मिले तो मुझे सचमुच चौथी मिरजनो पेंटिंग हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तलवारबाजी तो है ही, मुझे अपनी तलवारबाजी को परखने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम इससे कुछ तो फायदा होगा। निंग ने बहुत पहले ही तलवार के बारे में अपनी राह और समझ हासिल कर ली थी। निंग की नज़र में जितनी ज्यादा तलवारबाजी उतना ही अच्छा। आखिरकार उसने ऑलगॉड एस्टेट के तलवारों के हॉल में 5000 से ज्यादा तलवारबाजी सीखी थी। निंग की आंखें अचानक चमक उठीं। ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। दूसरी बार ध्यान से पढ़ने पर निंग की नज़र 9वें स्थान पर रखी गई विरासत पर पड़ी। 9वें स्थान पर फुटवर्क विरासत थी। यह एक फुटवर्क तकनीक थी जिसका इस्तेमाल नजदीकी युद्ध के लिए किया जाता था और जिसे एक अज्ञात प्रमुख शक्ति ने छोड़ा था, जिसने बिजली पर कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शुरुआत में निंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसका ध्यान हृदय बल की तकनीकों और तलवारबाजी की खोज पर था। हालांकि दूसरी बार ध्यान से पढ़ने पर उसे एहसास हुआ कि 9वें स्थान पर आने वाली यह विरासत कितनी असाधारण थी। किसी फुटवर्क तकनीक का 9वें नंबर पर आना अपने आप में असाधारण बात थी। ये तकनीक भी बिजली के आधार पर विकसित की गई थी। निंग ने नोविसेस थंडर में प्रशिक्षण लिया था और बिजली से काफी परिचित थे। पूरी संभावना है कि वह इस फुटवर्क विरासत के लिए उपयुक्त होंगे। लड़ाई में मैं फिलहाल अपनी तलवारबाजी पर निर्भर हूँ और सहारे के लिए सिर्फ अपने थंडरलाइट विंग्स का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास कोई भी असली अच्छी फुटवर्क तकनीक नहीं है। किताब को ध्यान से पढ़ने के बाद निंग ने मन बना लिया। उसका पहला निशाना 9वीं रैंक वाली फुटवर्क तकनीक होगी। नवागंतुक इतने सारे नए लोग जैसे ही निंग और अन्य विश्व स्तरीय साधक सूक्ष्म द्वीपों की ओर उड़े। कई नवनिर्मित द्वीपों की निचली परत की ओर उतरने लगे। इसने स्वाभाविक रूप से पहले से मौजूद लाखों विश्व स्तरीय साधकों का ध्यान आकर्षित किया। ये साधक अपने अपने आकाशीय द्वीपों पर खड़े होकर दूर से देख रहे थे। कुछ साधक इन नवागंतुकों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए अपनी स्वर्णिम पुस्तकों को खंगालने लगे। प्रत्येक स्वर्णिम पुस्तक में प्रत्येक द्वीप के साधकों और उनके पास मौजूद विरासती खजानों के बारे में प्रारंभिक जानकारी दर्ज थी। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये नए लोग बहुत सारा अराजकता, अमृत और खजाने लेकर आ रहे हैं। आइए देखें कि हम उनसे क्या ले सकते हैं। चुनौती जारी की गई। कई शक्तिशाली साधक उत्सुक थे।
उनके समूह के कमजोर साधकों को बहुत पहले ही लूट लिया गया था और कुछ ने तो अपने सारे जादुई खजाने गंवा दिए थे। हालांकि इन नए साधकों के पास जरूर काफी खजाने होंगे। ब्राइट शो किंगडम में जिंदगी बाकी जगहों जैसी ही थी। अगर जीना है तो खजानों की जरूरत होती थी। मुझे तुरंत एक चुनौती जारी करनी होगी। कुछ साधक ऐसे थे जो बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अपने खजाने उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली साधकों के हाथों गंवा दिए थे। इन लोगों ने तुरंत चुनौतियां जारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें खजाने की सख्त जरूरत थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से नए साधकों पर हमला करने का फैसला किया। एक चुनौती, तीसरे स्तर से एक चुनौती। निंग अपने सोफे पर आराम कर रहा था और 99 विरासतों से संबंधित जानकारी देख रहा था। तभी उसे अचानक एक चुनौती की सूचना मिली। पुस्तक 26, अध्याय 29, पहला युद्ध। लगता है बहुत से लोग मेरे जैसे नए लोगों में रुचि रखते हैं। जी निंग को कोई जल्दी नहीं थी। जवाब देने के बजाय वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि उसके सामने और भी चुनौतियां आने लगीं। 1, 2, 3, 4, 5। जाहिर है काफी लोग निंग को चुनौती देने में रुचि रखते थे। चाय की केतली उबालने के लिए आवश्यक समय में निंग को तीसरे स्तर से एक चुनौती, दूसरे स्तर से 2 चुनौतियां और निचले स्तर से 12 चुनौतियां मिलीं। कुल 15 विश्व स्तरीय साधकों ने मुझे चुनौती दी है, निंग ने सोचा। इस जगह के नियमों के अनुसार प्रत्येक विश्व स्तरीय साधक प्रतिदिन केवल एक ही चुनौती दे सकता था। निंग को एक अलग विश्व स्तरीय साधक को भी चुनौती देने की अनुमति थी, लेकिन अगर वे स्वीकार नहीं करते तो निंग को उन 15 चुनौती देने वालों में से एक को चुनना होगा। उसे कम से कम एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। सच कहूं तो इतने सारे लोगों द्वारा एक साथ चुनौती मिलना वाकई बहुत दुर्लभ था। इतनी सारी चुनौतियां इसलिए थीं क्योंकि सभी जानते थे कि जी निंग और बाकी लोग अपने साथ ढेर सारा खजाना लेकर चल रहे होंगे। सामान्यतः ये पूरी तरह संभव था कि चुनौतियों के बीच कई दिन गुजर जाएं। मुझे किसे चुनना चाहिए? एस्ट्रल द्वीप 6 स्तरों में बटे हैं। तीसरा स्तर न ऊंचा है न नीचा, और उस स्तर पर 3000 से ज्यादा साधक हैं। मैं इसी आदमी को चुनूंगा। निंग की प्रतिभा ने उसे साहसी बना दिया। कमजोर नए लोग ज्यादातर पहली मंजिल पर मौजूद किसी साधक को अपना पहला प्रतिद्वंदी चुनते। सुनहरी किताब के जरिए निंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी की चुनौती के संदेश को चकनाचूर करने की इच्छा जताई। यह इस बात का प्रतीक था कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली है। तीसरे स्तर के भीतर 3000 से ज्यादा द्वीप थे। उन सूक्ष्म द्वीपों में से एक के भीतर उसने स्वीकार कर लिया। उसने सचमुच मेरी चुनौती स्वीकार कर ली। वह मोटा ताजा युवक तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी के भाव थे। आहा, उसने सचमुच स्वीकार कर लिया। ये तो कमाल है। लगता है अब मेरे लिए चीजें बदल रही हैं। पिलसेंट, क्या मेरी किस्मत आ गई है? पिलसेंट नामक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी भावनाओं को छिपा या छुपा नहीं सकता था। मैं रसायन विद्या के ताओ का एक आदरणीय गुरु हूँ, लेकिन मेरी रसायन विद्या की क्षमता यहाँ बिल्कुल बेकार है। इसके बजाय मुझे इन सभी विश्व स्तरीय साधकों से युद्ध करना होगा। गोल मटोल युवक ने एक कमरे की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। इस कमरे की दीवारें कई दिव्य रूनों से ढकी हुई थीं। कमरे में प्रवेश करते ही आप भी इस शक्तिशाली संरचना में प्रवेश कर जाएंगे। गड़गड़ाहट, अंतरिक्ष में मोड़ और विकृति आने लगी तथा विश्वदेव पिलसेंट हवा में गायब हो गए। ये द्वीप बहुत ही सुंदर था, जो बर्फ और पाले की परत से ढका हुआ था। पूरा द्वीप पूरी तरह शांत था। फुश, अचानक कहीं से एक मोटा ताजा युवक प्रकट हुआ। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि पूरा द्वीप चांदी जैसी बर्फ की परत से ढका हुआ था। उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और वह काफी संतुष्ट था। ये युद्ध क्षेत्र अच्छा है, कम से कम नजारा तो अच्छा है। पिछले वाले से कहीं बेहतर। लगता है मेरी किस्मत सचमुच पलट रही है। विश्वदेव पिलसेंट बर्फ पर लेट गए और आराम करते हुए अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। मेरे पास ज्यादा विरासतें नहीं बची हैं, लेकिन चौथे स्तर के वे शापित साधक मेरे पास जो कुछ भी है उसे लूटने आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बार मेरी किस्मत जरूर पलटेगी। उम्मीद है कि इस आदमी के पास कम से कम एक शाश्वत अस्त्र होगा। अगर मुझे एक शाश्वत अस्त्र मिल जाए तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा और चौथे स्तर के उन लोगों को कड़ी टक्कर दे सकूंगा। शायद मैं एक पूरी विरासत भी हासिल कर लूं। इससे पहले वह 96वीं विरासत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसी विरासत जो 100 विरासत खजानों में बिखरी हुई थी। उसने कुल 99 मोहरे हासिल किए थे, लेकिन चौथे स्तर के एक शापित साधक ने उसे चुनौती दे दी थी। पिलसेंट ने जल्दी से दूसरे स्तर के एक साधक को अपनी चुनौती दे दी थी। अगर उस साधक ने स्वीकार कर लिया होता तो पिलसेंट को चौथे स्तर के साधक से लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। अफसोस, दूसरे स्तर के किसान ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। पिलसेंट के पास और कोई चारा नहीं था। उसे चौथे स्तर की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि वह हार गया। उसकी विरासत की सारी दौलत उससे छीन ली गई। उसने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की थी, लेकिन सब कुछ पल भर में धुएं में उड़ गया। वह लगभग पागल हो गया था। फुश, अंतरिक्ष एक बार फिर घूम गया। जी निंग उस बर्फीले द्वीप के ऊपर प्रकट हुआ। जैसे ही उसने वहां के नजारे पर नजर डाली, निंग हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उस मोटे ताजे युवक को भी देखा जो उससे कुछ ही दूरी पर बर्फीली जमीन पर सो रहा था। फुस, गोल मटोल युवक खड़ा हुआ और निंग को घूरने लगा। उसकी आंखों में एक तीखी नजर थी। साथ ही दाववादी, तुम्हारा व्यवहार अद्भुत है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई बहुमूल्य खजाना होगा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। गोल मटोल युवक की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह और भी उत्साहित हो गया। अनंत खजाने? हाँ, निंग हंसा और सिर हिलाया।
लाखों विश्व स्तरीय साधक यहाँ मौजूद थे और संभवतः उनमें से कई के पास शाश्वत अस्त्र थे। निंग ये बात छिपाने की जहमत नहीं उठा सका कि उसके पास भी एक अस्त्र था। एक कमजोर व्यक्ति जिसके पास शाश्वत अस्त्र हो निशाना बन सकता था, लेकिन निंग इतना मजबूत था कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। एहे, खजाना ताकतवरों का होता है, जानते हो। तुम्हारे हाथों में तो ये बर्बाद हो जाएगा। मोटे ताजे युवक का आभामंडल अचानक फूट पड़ा और उसने कुल 6 भुजाएं प्रकट कर दी। अब उसके हाथों में 6 काले हथौड़े थे। जल्दी करो और इसे मेरे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। न जाने क्यों निंग इस हट्टे कट्टे युवक के बारे में अच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शिशु को देख रहा हो। इस हट्टे कट्टे युवक ने अपना दिल खोलकर रखा था, अपनी भावनाओं को सबके सामने जाहिर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं थे और वह एक बहादुर इंसान लग रहा था। हालांकि निंग को अचानक डर का एहसास हुआ। वह किसी विश्व स्तरीय साधक के साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार कैसे कर सकता था। निंग का उसके प्रति इतना दयालु होना, बिना जाने समझे। ये संभव था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह साधक सचमुच एक अच्छा इंसान था, लेकिन ये भी संभव था कि उसने किसी प्रकार की सम्मोहनकारी तकनीक का प्रशिक्षण लिया हो। तो फिर देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। निंग ने अपने दोनों हाथों में एक एक वायलेट ज्वेल पकड़ा हुआ था। यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह पर किसी कमजोर के खिलाफ लड़ाई को भी गंभीरता से लेना पड़ता था। यद्यपि 2 तलवारें निंग की पूरी शक्ति नहीं थीं, फिर भी निंग के लिए यह एक वास्तविक वायुरोधी रक्षा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। हथौड़ा खाओ। मोटा ताजा युवक आगे बढ़ा। उसके हाथों में पकड़ा विशाल युद्ध हथौड़ा प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जिससे अंतरिक्ष अपने आप ढह गया। इस प्रहार की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि निंग भी अवाक रह गया। एक सर्वोच्च विश्व देवता, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इससे कहीं बढ़कर थे। धमाका। निंग ने एक साधारण सा दिखने वाला तलवार का वार किया जो सीधे उस विशाल वॉरहेमर पर लगा जो उसकी ओर आ रहा था। वॉरहेमर भारी प्रहार के लिए उपयुक्त हथियार थे और वॉरहेमर के खिलाफ सीधी टक्कर में तलवारबाजी का इस्तेमाल करना वाकई एक मूर्खतापूर्ण फैसला था। हालांकि निंग को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। ये बेहद असंभव था कि उसे विश्व स्तर पर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उससे अपनी शारीरिक शक्ति में आगे निकल सके, और अगर निंग का सामना किसी ऐसे शक्तिशाली शैतान से होता जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, तो निंग जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग जाता। जैसी कि उम्मीद थी, निंग का यह आकस्मिक प्रहार उसके प्रतिद्वंद्वी को पीछे की ओर लड़खड़ाने के लिए पर्याप्त था। ये कैसे हो सकता है? मोटे ताजे नौजवान के चेहरे पर निंग को घूरते हुए एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं तो बस एक नए लड़के से लड़ना चाहता था। आखिर मैं इतने ताकतवर लड़के से क्यों टकरा गया? बिल्कुल नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मोटा युवक एक बार फिर आगे बढ़ा। उसके 6 हथौड़े आकाश को चकनाचूर करते हुए एक बार फिर निंग की ओर टूट पड़े। ये देखकर निंग आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसका प्रतिद्वंदी संभवतः एक सर्वोच्च विश्व देवता था और उसकी विस्मयकारी हथौड़े की कलाएं बहुत शक्तिशाली और उनसे बचाव करने में कठिन थीं। हालांकि इस प्रकार के आक्रमण में एक खामी थी, जिसमें अपने शत्रुओं को कुचलने के लिए अत्यधिक शक्ति और स्थान का ही उपयोग किया जाता था। वह खामी यह थी कि यदि आपका शत्रु आपके आक्रमणों का सामना कर सके तो आप नष्ट हो जाएंगे। धमाका, धमाका, धमाका। निंग ने जरा भी दया नहीं दिखाई और ताबड़तोड़ 3 वार किए। पहले वार से वह युवक पीछे की ओर गिरा और दूसरे वार से वह लड़खड़ा गया क्योंकि वह बेतहाशा बचाव कर रहा था। जब पिल्सेन जमीन पर गिरा तो उसके नीचे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। जब निंग की तीसरी तलवार प्रतिद्वंद्वी पर पड़ी तो मोटे युवक ने मुंह में खून उगल दिया। हार मान लो, निंग ने अपनी तलवार से अपने दुश्मन की ओर इशारा किया। तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। चौथी मंजिल पर भी सिर्फ वही संकी लोग तुम्हारा मुकाबला कर पाएंगे जो कभी 5वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मोटा ताजा नौजवान अपने गड्ढे में पड़ा, कुछ हतप्रभ। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? 30,000 से ज्यादा नए लोग और मुझे एक ऐसा संकी चुनना है जो 5वीं मंजिल तक पहुंच सके। ये सुनकर निंग हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि एस्ट्रल द्वीप समूह के विशेषज्ञ कितने ताकतवर हैं, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी यहाँ काफी समय से रह रहा था और उसे कई बातें पता थीं। उस जैसे संकी लोग कम ही होते हैं, पर मुझे एक से टकराना ही था। मोटे ताजे युवक ने सिर हिलाया, फिर निंग की तरफ देखा। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम मेरे हथौड़े नहीं छीन सकते? ये तो बस दाव हथियार हैं, दाव अस्त्र। निंग मन ही मन हैरान था। वह युवक सिर्फ दाव अस्त्रों का इस्तेमाल करके एक सर्वोच्च विश्व देवता की शक्ति का प्रकटीकरण कर सकता था। यह आदमी अविश्वसनीय रूप से बलवान था, देव सम्राट ब्लैक लॉर्ड से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। अगर वह एक शाश्वत अस्त्र का इस्तेमाल कर रहा था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास एक पालौकिक विश्व देवता जैसी शक्ति होगी? मैं सच कह रहा हूँ, खुद ही देख लो। मोटे ताजे युवक ने जल्दी से कहा, तुम अपनी दिव्य इंद्री भेजकर मेरे अंदर छिपे किसी भी खजाने को स्कैन कर सकते हो। उफ, मेरा सारा अराजकता अमृत छीन लिया गया है। मेरे पास बस ये 6 हथौड़े बचे हैं। हालांकि उसका सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ था जो उससे थोड़े ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन वे आमतौर पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे। अगर वे ऐसा करते तो विश्व देवता पिल्सेंट पूरी ताकत से हमला कर देते। एक शक्तिशाली विश्व देवता को मारना बहुत मुश्किल काम था। आमतौर पर ऐसा करने का एकमात्र विकल्प उसकी दिव्य शक्ति का भंडार खत्म करना होता था। दैवीय शक्ति को पुनः प्राप्त होने में काफी लंबा समय लगता था। हालांकि एस्ट्रल द्वीपों पर यह संभव था कि आपको हर दिन एक चुनौती का सामना करना पड़े। अगर आप अपनी शक्ति खो देते हैं तो आप किसी और की साजिशों का शिकार हो सकते हैं।
इस प्रकार जब तक शक्ति में भारी असमानता न हो, ये किसान आमतौर पर अपने शत्रुओं पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता था। हालांकि निंग अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से मार गिराने में सक्षम था। दोनों के बीच शक्ति का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। उसका शत्रु तो बस एक सर्वोच्च विश्व देवता था, जबकि निंग की तुलना प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड से की जा सकती थी। मेरे पास तो बस ये 6 हथौड़े हैं। मोटे ताजे युवक ने निंग को घूर कर देखा। उसे सचमुच चिंता थी कि निंग उससे ये हथौड़े छीन लेगा। पुस्तक 26, अध्याय 30, 3 महीने। अगर जी निंग अपने युद्ध हथौड़ों को बलपूर्वक छीनना चाहता तो वह नाटकीय रूप से कमजोर हो जाता। हालांकि वह अभी भी पहले स्तर के अन्य साधकों पर हमला कर सकता था और उनसे कुछ ताऊ हथियार चुरा सकता था। फिर भी वह उन 6 युद्ध हथौड़ों को बाहरी दुनिया से अपने साथ लाया था। वे उसके लिए बहुत उपयुक्त हथियार थे और उसके लिए उन कमजोर साधकों के लिए समान रूप से उपयुक्त हथियार ढूंढना बहुत मुश्किल होता। क्या तुम सच में? निंग ने अपनी ईश्वर बुद्धि से उस आदमी को झकझोर दिया। उस आदमी ने जरा भी विरोध नहीं किया, जिससे निंग उसे आसानी से देख सका। आपके पास अराजकता अमृत की एक भी बोतल या एक भी अराजकता रत्न नहीं है। निंग ने अपना सिर हिलाया। मैं करता था, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। मोटे युवक ने सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं कर सकता था, वे मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। मैं बस खुश हूं कि मैं अपने 6 युद्ध हथौड़े बचा पाया। मेरे पास एक शाश्वत खजाना था, लेकिन वह भी मुझसे छीन लिया गया। बोलते हुए उसने निंग की ओर चिंतित और विनती भरी नजरों से देखा। क्या तुम मेरे 6 युद्ध हथौड़ों को अकेला छोड़ सकते हो? प्लीज चिंता मत करो, मुझे उन 6 वॉरहैमरों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। निंग हंसा। मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और हाँ, तुम्हें अपनी तलवारबाजी की विरासत मुझे देनी होगी। ले लो। उस मोटे युवक ने तुरंत निंग की ओर एक तलवारनुमा ताबीज फेंका। यह उन विरासती खजानों में से एक था जो 73वीं रैंक वाली विरासत यानी तलवारबाजी की विरासत का हिस्सा थे। हालांकि यह सिर्फ 73वीं रैंक का था, फिर भी इसे 108 अलग अलग विरासत खजानों में बांटा गया था। इसे पाने के लिए आपको पूरा सेट हासिल करना होता था। ये देखकर कि निंग उसे मारने का इरादा नहीं रखता, उस मोटे युवक ने जल्दी से कहा, जो चाहो पूछो। मैं, पिलसेंट, तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। आपका नाम पिलसेंट है? निंग ने पूछा। हाँ, पिलसेंट। ये दाववादी उपाधि है जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी। मेरे गुरु कीमिया में निपुण हैं, और मैं भी। किसने सोचा था कि मैं इतना बदकिस्मत होऊंगा? एक दावलॉर्ड ने मुझे कुछ गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन वापसी यात्रा के बीच में ही एक अलग संसार दावलॉर्ड ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, और उन 10 विश्व स्तरीय साधकों ने भी, जिन्हें पहले दावलॉर्ड ने मुझे आमंत्रित करने के लिए भेजा था। पिलसेंट के चेहरे पर निराशा के भाव थे जब वह बोल रहा था। निंग ये सुनकर चौंक गया। कीमिया में कुशल यह आदमी सिर्फ दाव हथियारों से ही एक सर्वोच्च विश्व देवता की शक्ति को प्रकट करने में सक्षम था, और वह वास्तव में कीमिया का विशेषज्ञ था। एक दावलॉर्ड ने उसे उसके लिए गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहा था। इसका मतलब था कि कीमिया में उसका कौशल अविश्वसनीय रूप से उच्च होना चाहिए था। निंग जानता था कि अनंत प्रदेशों के कुशल कीमियागर और गोली शोधक अविश्वसनीय रूप से सम्मानित थे। उफ, लेकिन अगर मैं कीमिया में अच्छा हूँ तो क्या हुआ? ब्राइट शो किंगडम को मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैं तो बस यहीं रहकर दूसरे विश्व स्तरीय साधकों से द्वंद्व युद्ध कर सकता हूँ। विश्व देवता पिलसेंट ने हार मानकर कहा। मैं अंतरिक्ष के खालीपन को नियंत्रित करने में कुशल हूँ और शारीरिक रूप से भी मजबूत हूँ, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पिलफोजिन के जरूरी घटक हैं। फिलहाल मैं बस अपने वॉरहैमर से दूसरे विश्व स्तरीय साधकों से युद्ध कर सकता हूँ। निंग समझ सकता था कि यह विश्वदेव पिलसेंट कीमियागिरी में बेहद कुशल होगा और उसका एक और भी कुशल कीमिया गुरु होगा। बाहरी दुनिया में साधारण संसार डाउनलॉर्ड भी उसके दर्जे के किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते थे। अगर निंग कर सके तो वह इस आदमी की मदद करने का कोई न कोई मौका जरूर ढूंढेगा। अगर भविष्य में विश्व देवता पिलसेंट यहाँ से चले गए तो निंग उनसे या उनके गुरु से अपनी जरूरत की कोई भी खास दवा बनाने में मदद मांग सकता है। भविष्य में मुझे कुछ अतिरिक्त विरासतें हासिल करनी होंगी। अगर मुझे कोई ऐसी विरासत मिली जिसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं जानबूझकर उससे एक सेट हार सकता हूँ, निंग ने सोचा। निंग को फिलहाल सिर्फ तलवारबाजी और फुटवर्क की विरासत में ही दिलचस्पी थी। जहाँ तक सर्वोच्च रैंक वाली हार्ट फोर्स विरासत की बात है, निंग उसमें भी रुचि रखते थे। फिर भी नियम ये था कि जो लोग पूरी विरासत प्राप्त कर लेते हैं वे जा सकते हैं, लेकिन जो लोग 2 विरासत प्राप्त कर लेते हैं उन्हें छोड़ना आवश्यक होता है। इस तरह अगर निंग कई अलग अलग विरासतें हासिल करना चाहता था तो उसे जानबूझकर कुछ लड़ाइयां हारनी पड़ती और अपने विरोधियों को वे विरासतें हासिल करने देनी पड़ती। निंग निश्चित रूप से सू यूजी की मदद करने की योजना बना रहा था, लेकिन अगर उसे मौका मिला तो वह इस विश्वदेव पिलसेंट की भी मदद करेगा। मुझे आश्चर्य है कि यूजी अब किस सूक्ष्म द्वीप पर है। निंग कुछ नहीं कर सकता था। किसी से युद्ध करने के बाद ही वह ठीक पता लगा सकता था कि कोई खास साधिका किस द्वीप पर है। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन फिलहाल वह ऐसा नहीं कर सकता था। भविष्य में ही वह उसे ढूंढने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, निंग ने कहा, मोटे तौर पर प्रत्येक द्वीप पर किसान कितने शक्तिशाली हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले स्तर पर भी कुछ अजीबोगरीब ताकतवर लोग हो सकते हैं। विश्व देवता पिलसेंट ने निंग की ओर देखा, फिर जल्दी से कहा, मैं तुम्हें बस एक मोटा अनुमान दे सकता हूँ कि हर कोई कितना ताकतवर है।
निंग ने सिर हिलाया। प्रथम स्तर पर स्थित सूक्ष्म द्वीपों में सामान्यतः मास्टर क्लास विश्व स्तरीय साधक तथा कुछ और भी कमजोर साधक रहते हैं। दूसरे स्तर पर ज्यादा शक्तिशाली साधक हैं। कुछ के पास अनोखे खजाने या तकनीकें हैं, जैसे विशेष मंत्र या शक्तिशाली गोलेम। अन्य कम से कम सर्वोच्च विश्व स्तर की शक्ति तक पहुंच चुके हैं। तीसरे स्तर पर आमतौर पर अधिकांश सर्वोच्च विश्व स्तरीय साधक रहते हैं, या वे लोग जिनके पास अत्यंत विशिष्ट तकनीकें होती हैं। मैं स्वयं एक सर्वोच्च विश्व देव हूँ और मैं शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं अपने विरोधियों को अपने आक्रमणों का सीधा सामना करने के लिए मजबूर करने में सक्षम हूँ, इसलिए तीसरे स्तर पर मेरी स्थिति काफी सुरक्षित है। चौथा स्तर सामान्यतः पालौकिक विश्व स्तरीय साधकों से भरा होता है। साथ ही कुछ ऐसे विचित्र रूप से शक्तिशाली व्यक्ति भी होते हैं जो 5वें स्तर के थे, लेकिन जिन्हें उस स्तर के अन्य साधकों द्वारा अस्थायी रूप से पराजित कर दिया गया था। 5वां स्तर, उस स्तर पर सुरक्षित रूप से खड़ा होने में सक्षम हर कोई एक राक्षस है। उनमें से अधिकांश के पास संभवतः प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड्स की शक्ति है और कई के पास अत्यंत अद्वितीय कौशल और क्षमताएं हैं। कौन जाने उनके पास कौन से विशेष कौशल या तुरुप के पत्ते हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला। 5वें स्तर पर कुल 12 व्यक्ति हैं। 8 पथभ्रष्ट हैं जबकि 4 साधक हैं। ये सुनकर निंग को गहरा सदमा लगा। 5वीं परत के 12 में पहले चरण के डाउनलॉर्ड्स जैसी शक्ति थी। कितना भयानक। फिर भी उनमें से ज्यादातर पथभ्रष्ट थे। कुछ शक्तिशाली प्रजातियां ऐसी थीं जो सामान्य साधकों पर जबरदस्त बढ़त के साथ पैदा हुई थीं। 6ठी परत पर सिर्फ एक ही साधक है। मैंने सुना है उसका नाम बर्टुलू है और वो बिल्कुल अजीबोगरीब ताकतवर है। मोटे ताजे युवक ने सिर हिलाया। क्या अजीब है, वो भी एक पथभ्रष्ट। 5वीं परत के बाकी अजीब लोग भी उसे नहीं हरा सकते। वो सचमुच अथाह ताकतवर है। बर्टुलू। निंग ने चुपचाप ये नाम याद कर लिया। सौभाग्य से एस्ट्रल द्वीप समूह में एक नियम है कि जो कोई भी 5वें स्तर तक पहुंचता है उसकी रक्षा की जाएगी, भले ही उसे अस्थायी रूप से निचले स्तर पर धकेल दिया जाए। यही एकमात्र कारण है कि बर्टुलू ने बाकी सभी शैतानों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है। विश्व देवता पिलसेंट ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। निंग इस नियम का उद्देश्य समझ गया। एस्ट्रल द्वीप समूह का अस्तित्व ब्राइट शो साम्राज्य को अपने साथ शामिल करने के लिए कुछ सबसे शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों को चुनने में मदद करने के लिए था। एस्ट्रल द्वीपों के वर्तमान 3 लाख से अधिक साधकों में कई शक्तिशाली साधक शामिल थे जिन्हें ब्राइट शो साम्राज्य ने बाहरी दुनिया से अपहरित किया था, लेकिन इसमें कई ऐसे साधक भी थे जो ब्राइट शो साम्राज्य के अपने क्षेत्र से आए थे। सामान्य विश्व स्तरीय साधक उनकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं थे। ये देखते हुए कि 3 लाख लोगों में कितने शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधक थे, कुछ परम राक्षसों का उभरना सामान्य बात थी। सामान्यतः जो कोई भी 5वीं परत तक पहुंच पाता वह किसी न किसी रूप में एक विचित्र प्राणी होता था। ऐसे किसी भी व्यक्ति की रक्षा एस्ट्रल द्वीप समूह द्वारा की जाती थी। यदि अन्य साधक उन्हें हरा भी देते तो भी उन्हें अपने विरोधियों के विरासत के खजाने को छीनने की अनुमति होती। उन्हें मारना वर्जित था। उनके किसी भी अन्य निजी खजाने को जब्त करना भी वर्जित था। लेकिन जाहिर है ये सुरक्षा का एक छोटा सा तरीका था। हालांकि ब्राइट शो साम्राज्य इन राक्षसों से आकर्षित था, लेकिन जरूरी नहीं कि वह उन पर पागल हो जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि वे अभी राक्षस थे, लेकिन जरूरी नहीं कि भविष्य में वे राक्षसी रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स ही हों। ऑलगॉड एस्टेट में 10,000 पर्वतों की संरचना आत्मा ने अनगिनत युगों में कई विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सामना किया था, लेकिन एकमात्र वास्तविक रूप से दुर्जेय व्यक्ति जो उभर कर आया वह था डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स। लेकिन जाहिर है बर्टुलू इतना अविश्वसनीय विलक्षण रूप से प्रतिभाशाली था कि अनंत प्रदेशों के सबसे शक्तिशाली राज्य ब्राइट शो राज्य को भी शायद ही कभी उसके बराबर का कोई मिला हो। उसने अपना रास्ता पहले ही खोज लिया था और जब चाहे संसार डाउनलॉर्ड बन सकता था। उनके साथ व्यवहार स्वाभाविक रूप से अलग था। लगता है मुझे 5वीं परत तक पहुंचने लायक ताकत मिलनी चाहिए, निंग ने सोचा। 5वीं परत तक पहुंचने पर ही मेरी सुरक्षा हो पाएगी। हालांकि निंग को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन उसे 6ठे स्तर के बर्टुलू को हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। बर्टुलू ने नंबर 1 विरासत, हार्टफोर्स विरासत बहुत पहले ही हासिल कर ली होगी। हार्टफोर्स में कुशल साधकों से लड़ना काफी डरावना होता है और निंग को अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था कि वह उनका सामना कर पाएगा। मुझे हर पल का पूरा फायदा उठाना है। जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा उतने ही ज्यादा बदलाव सामने आएंगे। इस पहली लड़ाई के बाद निंग ने एक के बाद एक चुनौतियां स्वीकार करनी शुरू कर दी। वह पहले स्तर पर अन्य साधकों से द्वंद्व युद्ध करते हुए चुपचाप रहा। कुछ ने उसे चुनौती दी तो कुछ ने उसे। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी ने उसे चुनौती नहीं दी और जिसे उसने चुनौती दी उसने मना कर दिया। ऐसे में उसके पास एक दिन इंतजार करने और आराम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और बस ऐसे ही निंग को दूसरे स्तर पर पहुंचने से पहले 12 दिन वहां बिताने पड़े। 26 दिन और बिताने के बाद वह तीसरे स्तर पर पहुंच गया। 51 दिन और बिताने के बाद वह चौथे स्तर पर पहुंच गए। निंग का सामना उन समकी लोगों में से किसी से नहीं हुआ जो पहले 5वें स्तर पर पहुंच चुके थे। चूंकि 5वें स्तर पर मौजूद सभी लोग संरक्षण में थे, इसलिए अन्य विश्व स्तरीय साधकों के लिए उन्हें चुनौती देना बहुत दुर्लभ था। इसलिए वे समकी लोग आमतौर पर अपना अधिकांश समय अपनी अर्जित शक्तिशाली विरासतों पर ध्यान लगाने में बिताते थे। उनके लिए 1 शताब्दी तक ध्यान लगाना पूरी तरह संभव था। निंग के अचानक शक्तिशाली होने से 2 संरक्षित विश्व स्तरीय साधकों का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन वे दोनों उसे चुनौती देने के लिए आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय वे चुपचाप देखते रहे।